हफ्ते की दमदार शुरुआत और भारतीय बाजार दिन के ऊपरी स्तरों की तरफ ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। मजबूती के साथ बंद होंगे और कल के लिए क्या हो आपकी स्ट्रेटेजी, इस पर रहेगा हमारा खास फोकस। फाइनल ट्रेड में आप सबका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। अनिल जी, बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो एक्शन में आ रहे हैं, खबरों के दम पर भी हम एक्शन देख रहे हैं और बाजार का सेंटीमेंट भी पॉजिटिव है। ग्लोबल क्यूज से भी आज अच्छा सपोर्ट मिल रहा है, तो अच्छा दिन बन रहा है ट्रेड के लिए। देखते हैं आखिरी 1.5 घंटा कैसे रहता है। सर, इस समय के अहम ट्रिगर्स और बाजार की बड़ी बातें क्या हैं? मजबूती के साथ बाजार में कारोबार होता हुआ 9300 के ऊपर टिकता हुआ निफ्टी 2.5% मजबूत है और बैंक निफ्टी 20,000 के पार निकलकर टिकता हुआ नजर आ रहा है। तो अच्छी मजबूती और अच्छी मजबूती आती दिख रही है एनबीएफसी फाइनेंशियल और प्राइवेट बैंक्स में। ये इंडेक्स है 3% मजबूत। आईटी शेयरों में भी अच्छी खरीदारी लौटती हुई दिखी है। आज के सेशन में इंडेक्स 2.5% से ज्यादा मजबूत होता हुआ आपको नजर आएगा, लेकिन नतीजों के पहले सारे स्टॉक्स मजबूत है और नतीजे के बाद भी। जी हाँ, इंडसइंड बैंक आज नतीजे पेश करेगा 4% मजबूत। एक्सिस बैंक कल नतीजे पेश करेगा 5% मजबूत। और वीकेंड पे जो नतीजे पेश किए हैं माइंड ट्री और आईसीआईसीआई प्रू जैसे शेयरों ने, ये भी तेज छलांग 10% से ज्यादा की लगाते हुए। तो सारे के सारे स्टॉक्स बेहद मजबूती के साथ कारोबार करते हुए दिख रहे हैं। यूरोप की दमदार शुरुआत होती हुई दिखी है। एशिया मजबूत था और डाउ फ्यूचर्स अपनी मजबूती बरकरार रखने में कामयाब। 200 अंकों की तेजी के साथ डाउ फ्यूचर्स में हो रहा है कारोबार। तो सब कुछ बढ़िया है दीप, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं इस वक्त बाजार में, जब हम शुरुआत कर रहे हैं फाइनल ट्रेड की। बिल्कुल अनिल जी, और मेरा सवाल भी आपके लिए ये बन रहा था। सुबह जब हम स्ट्रैटेजी की बात कर रहे थे तो आपने कहा था कि आज सेंटिमेंट न्यूट्रल है और बाजार का अच्छा परफॉर्मेंस होना चाहिए। जो आपकी स्टार्टिंग की स्ट्रैटेजी थी वहां पर हमने देखा भी कि निफ्टी पर भी टारगेट्स आए, बैंक निफ्टी पर भी अच्छा मूवमेंट हुआ। और सर, सबसे बड़ी बात है कि जो पहले 1-1.5 घंटे में एक्शन देखा था, जो बाजार के लेवल्स आए, वहां से फिर मुनाफा वसूली नहीं हुई है, वहां से ज्यादा गिरावट नहीं हुई है। 25-50 अंक तो ऊपर नीचे चलता रहता है सर, पर कोई भारी भरकम वहां से मूव नहीं आया है। तो जिस तरह की स्ट्रेंथ दिखा रही है सर, इस पर भरोसा करना चाहिए एटलीस्ट शॉर्ट टर्म में? एब्सोल्युटली, इसमें कोई डाउट नहीं। दीप, दो चीजें आज के बाजार में अच्छी दिख रही। वो ये कि 9300 को पार करने के बाद एक भी बार हम 9300 के नीचे गए नहीं, लगभग उसके आसपास बार बार सपोर्ट लिया है। दूसरी बात, बैंक निफ्टी भी 20,000 के पार निकलने के बाद 20,250 का 20,300 का हमारा हायर लेवल था। आज 20,225 का हाई बनाने के बाद अब 20,000 को होल्ड करता हुआ दिख रहा है। मैं ये कहूंगा कि भले अगले 1.5 घंटे में बाजार और मजबूत ना भी हो, अगर इन्हीं लेवल पर क्लोज हो जाए तब भी ये क्लोज अपने आप में अच्छा होगा। और वो क्यों होगा वो मैं आपको बताना चाहता हूं। देखिए, अगर आज 9,311 के ऊपर की 9,313 के ऊपर की क्लोजिंग मिलती है तो आप ये देखेंगे कि जो 24 मार्च को हमने लोज बनाए और जहां से बाजार रिकवर होकर ऊपर आने की कोशिश करते हुए दिखे, वहां की अब तक की सबसे बेस्ट क्लोजिंग मिलेगी। अब तक की सबसे बेस्ट क्लोजिंग है 23 अप्रैल की, जो 9,313 पर हुई है। अगर आप 9,313 के ऊपर क्लोज होते तो और ज्यादा मजबूती है, उसके आसपास भी होते हैं तब भी बुरा नहीं है। मेरे ख्याल से एनी क्लोज अबाउट 9,250 ये बढ़िया मानी जाएगी, इसमें कोई डाउट नहीं। और बैंक निफ्टी अगर 20,000 के ऊपर बंद होता है अच्छा है, और 20,500-600 के ऊपर बंद हो जाए, 20,500 20,700 अब बैंक निफ्टी के लिए वहां क्लोजिंग के हिसाब से वो अहम लेवल है। तो जैसे निफ्टी हो सकता है आपको 9,600 9,800 की रेंज में जाने की कोशिश करे, वैसे ही बैंक निफ्टी हो सकता है आपको 20,800 के आसपास 21,000 के आसपास जाने की कोशिश करे। लेकिन कुल मिलाकर अगर इन लेवल्स पर जहां हम हैं वहीं बंद हो जाते हैं तब भी आज एक बेहतरीन क्लोजिंग मानी जाएगी। और सबसे बढ़िया बात है, मंथली एक्सपायरी का हफ्ता, ये वीकली एक्सपायरी का हफ्ता नहीं। मंथली एक्सपायरी के हफ्ते में आमतौर पर पोजीशंस ज्यादा होती है और ऐसे में बाजार को बढ़िया सपोर्ट मिलेगा आगे के ट्रेड के लिए। तो मुझे लगता है कि मोमेंटम और बढ़ने की पूरी संभावना आप मानकर चल सकते हैं। बाय ऑन डिप्स खरीदारी का व्यू रखकर चलना चाहिए इस बाजार में। बिल्कुल अनिल जी, बाय ऑन डिप्स खरीदारी का व्यू रखना चाहिए। थोड़ा उतार चढ़ाव तो चलता रहेगा, पर आपको बढ़िया एक्शन दिख रहा है इस समय भारतीय बाजारों में। आइए हमारे एक्सपर्ट्स के साथ भी जुड़ लेते हैं। हमारे साथ राकेश जी और कुणाल जी जुड़ रहे हैं, वागले साहब भी हैं, सुमित भगड़िया जी भी हैं और आशु मदान साहब भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कुछ ही देर में मानसी और देवांशी से भी बात करेंगे कौन से ऐसे अहम ट्रिगर्स हैं और खबरों वाले स्टॉक्स हैं जिन पर बाजार की नजर है इस समय। वागले जी, जिस तरह के सुबह से आज एक्शन बनता हुआ दिख रहा है, क्या राय बन रही है सर? जो आपने स्टॉक्स भी आज रेकमेंड किए थे, सब पे अच्छा ब्रेकआउट आया, पर उसके बाद जो थोड़ी फॉलो ऑन बाइंग नहीं आई, फिर भी लग रहा है कि इस तरह का मोमेंटम बना रहेगा सर?
आफ्टरनून दीपांशु, आफ्टरनून अनिल जी। मेरा मानना है कि ट्रेंड तो बुलिश है, इसमें कोई डाउट नहीं है, दो राय नहीं है, लेकिन वो मोमेंटम थोड़ा सा मिसिंग है, थोड़ा सा ऊपर में प्रॉफिट बुकिंग आ रहा है। लेकिन फिर भी मैं ये कहूंगा कि स्टॉक स्पेसिफिक तेजी ही करनी चाहिए। शॉर्ट जाने का मार्केट तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन लॉन्ग जाने के लिए आपको सही स्टॉक चुनना होगा, थोड़ी सी करेक्टिव मूव के लिए वेट करना होगा। वन में कोई भी स्टॉक कोई भी लेवल पे चढ़ के लेने का मतलब नहीं है, उतना मोमेंटम मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन वीकनेस भी नहीं दिखाई दे रहा है। मुझे नहीं लगता है यहाँ से हम गिरेंगे। हम 9280 9260 के लेवल से एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, ये मैं स्पॉट निफ्टी की बात कर रहा हूँ, और ऑन द अपसाइड मुझे 94 क्रॉस होते हुए लगता है। ओके, लेकिन इस बीच एक स्टॉक है जो बड़ा जबरदस्त प्रदर्शन करता हुआ दिख रहा है, वो है नवीन फ्लोरिन। आज की 10 की कमाई का स्टॉक पूरे 10% मजबूत है। कुणाल जी और राकेश जी ने आज सुबह सुबह यहां पर खरीदारी करने की राय दी थी और टारगेट भी बड़े एग्रेसिव दिए थे। मेरे ख्याल से 2000 तक के टारगेट दिए थे, जहां तक मुझे ख्याल है। कुणाल जी, अपडेट, 10% भागता हुआ दिख रहा है स्टॉक, क्या करना चाहिए? अनिल जी देखिए, अभी भी होल्ड करना चाहिए। बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया, हमारे जो टारगेट थे 1950-2000 के हैं। 25% अपसाइड के लिए खरीदारी की राय दी थी आज सवेरे, और आज इसमें बढ़िया तेजी बनते हुए नजर आ रही है। सबसे पहले तो अगर आपने शॉर्ट टर्म के लिए इसको खरीदा है तो एक स्टॉप लॉस को रिवाइज करते हुए चलें, और अगर आपने मध्यम अवधि के लिए खरीदा है तो बिल्कुल निश्चिंत होकर के बने रहें। ये अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है। 2000 के लेवल्स इसमें कुछ वक्त में आपको आते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल। आशीष सर, आपसे राय लेना चाहता हूं बाजार पर। क्या ये समझा जाए कि जिस तरह से एक्सपायरी के हफ्ते की, और ये मंथली एक्सपायरी है, दमदार शुरुआत की है, एक्सपायरी तक बाजार नीचे नहीं आना चाहिए, और क्या 9800 10,000 की तरफ बढ़ सकता है? अनिल जी, अच्छा, मुझे दो चार 5 मिनट लगेंगे। एक तो अनिल जी, ये 5वां अटेम्प्ट है हमारा 9350 के आसपास जो मार्केट गया है, ये हमारा 5वां अटेम्प्ट है। इसमें थोड़ा सा अनिल जी ये मार्केट कंफ्यूजिंग रहेगा, क्योंकि कई लोग मुझसे भी पूछते हैं, जो मैं आज भी बोलूँगा, कि मार्केट में 9500-9600 का एक लास्ट लेग बिकॉज ऑफ दैट जो पैकेज आना है उसके चलते हो सकता है। 10,000 नहीं लगता मुझे, बट यस 95-96 लगता है, लेकिन साथ में आगे धीरे धीरे करके ग्राइंड होके खराब भी लगता है। तो ऐसे में लोग कई बार कंफ्यूज होते हैं कि आप अच्छा भी बोल रहे हैं, खराब भी बोल रहे हैं। तो ये मार्केट ऐसा ही रहेगा अनिल जी। क्या 95-96 से जा सकता है? बिल्कुल जा सकता है। उसके बाद 8,500 आ सकता है, 100% आ सकता है, और चांसेस पूरे हैं। लेकिन जो नी जर्क रिएक्शन है मार्केट का, वो अब नहीं मिलेगा। इसीलिए अनिल जी आपने देखा होगा, ये अप्रैल के बिगनिंग से लेके अप्रैल ऑलमोस्ट एंड आ गया है अनिल जी। 10 से 12 स्प्रेड दिए, 4 वीक थे, 2 उसमें मंथली भी दिए और वीकली भी 2-2 बार दिए। सारे स्प्रेड अनिल जी पुट स्प्रेड थे। पहली बार लाइफ में कंसिस्टेंटली सारे पुट स्प्रेड थे, जिसमें 2 बिकवाई, सिर्फ इसलिए कि ऊपर का घर पैक्ड है तो नीचे का भी पैक्ड है। इस वक्त नीचे नीजक रिएक्शन नहीं आएंगे। हमने देखा फ्रैंकलिन की न्यूज भी आई है, बीच बीच में न्यूज आई, वो 100-200 पॉइंट की है, मैक्सिमम 300 पॉइंट की है, उससे ज्यादा नहीं हो रही। तो ये फिनोमिना अभी भी रहेगा। अब ये 5वां अटेम्प्ट है अनिल जी, 93-94 उसके ऊपर सस्टेन होता है या नहीं होता, इट इज एनीबॉडीज कॉल। इसको खेलना कैसे है वो डिफरेंट चीज है। तो प्लेन वनीला नहीं लेना चाहिए। अनिल जी, एक मुझे आपसे भी चीज पूछनी थी, फिर मैं एक और स्टडी आपसे शेयर करूंगा। वो बॉटम फॉर्मेशन वाला जो है, वो क्राइटेरिया फुलफिल हो गया है या अभी उसमें कुछ रहता है? 2 दिन बाकी है, 2 दिन और पॉजिटिव क्लोज चाहिए। अगर 2 दिन और पॉजिटिव क्लोज मिला तो पूरा हो जाएगा कंप्लीट। फिर इसका मतलब यह है कि आपका बेस और बॉटम दोनों बन गया। अगर अगले 2 दिन और बाजार पॉजिटिव बंद होते हैं तो पक्का हो जाएगा, क्योंकि बाकी फॉर्मूला तो सारा बराबर लग रहा है। सिर्फ नेगेटिव क्लोज वाला तो 3 नेगेटिव क्लोज मिल चुके हैं, 3 नेगेटिव क्लोज मिल चुके हैं। चौथा नेगेटिव क्लोज मिलते ही तो कंफर्म है। 3 नेगेटिव क्लोज और 2 नेगेटिव क्लोज में कभी कंफ्यूजन रहता है, तो हम सेफर साइड पर ये मान रहे हैं कि अगर 4 नेगेटिव क्लोज 9 दिनों में से मिल जाते हैं, तब तो 100% मान लेना है कि आपको वापस से हम पहले दिन से शुरुआत करेंगे। लेकिन अगर 2 दिनों तक अब बाजार नेगेटिव क्लोज नहीं होते तो आपका बॉटम बन गया। उस स्टडी के हिसाब से तो बन गया। ओके, तो ठीक है अनिल जी। तो मैं बोलता हूं कि अभी क्या है अनिल जी, जो फिनोमिना चल रहा है ना, उसमें ऐसा होता है, और ऐसे में हमें ना रोज लगेगा कि हर खराब न्यूज पे, इस खराब न्यूज पे, उस खराब न्यूज पे घटता नहीं है, मार्केट ठीक 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 है। लेकिन जब ये पूरा एब्जॉर्ब हो जाएगा हमारे अंदर के मार्केट ठीक है, तब वो वापस अपनी जर्नी दोबारा से स्टार्ट करेगा। अनिल जी, 2008 में भी जो मंदी जनवरी 2008 में आई थी, जो बिगेस्ट लेवल, हाईएस्ट लेवल ऑफ कैपिचुलेशन हुई थी, वो 2008 अक्टूबर में जाके हुई थी।
और अनिल जी बाजार पलटा कहां से था, 2009 जनवरी में जब सत्यम की न्यूज आई थी उस वक्त वो कंपनी के साथ प्रॉब्लम हुई थी और वहां से बाजार हमने देखा घूमा था। तो अभी अनिल जी हमारे बाजार में मुझे लगता है कि टाइम है, कई चीजें ऐसी खराब आने वाली हैं जो मैं बोलता हूं स्केलेटन है, इस बाजार की मंदी स्केलेटन तो निकालेगी और कुछ ना कुछ निकलेगा। तो उसके लिए अनिल जी बिंदास तेजी तो नहीं करनी है, लेकिन अभी पकड़ है। तो अब ये जो अनिल जी जो फैक्ट है वो यही है कि 200-300 पॉइंट ऊपर जा सकता है या 1000 पॉइंट नीचे आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। अब इसमें आप 200-300 पॉइंट के लिए पहले शॉर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि अनिल जी जैसे लॉकडाउन ओपन होना है, जनित जिस तरह से मैं बोलता था कि लॉकडाउन डिस्काउंटेड है, लॉकडाउन का एक्सटेंड होना डिस्काउंटेड है, शॉर्ट नहीं करना, लोगों ने शॉर्ट किया कि नहीं लॉकडाउन बढ़ रहा है, ऐसे लॉकडाउन का खुलना भी डिस्काउंटेड है। तो उसमें कोई अलग से बहुत बड़ी तेजी नहीं आ जाएगी, उस खुलने के बाद शायद इश्यूज और आ जाएं, खैर वो डिफरेंट चीज है। मतलब इस तरह की चीजें हमारे को झेलनी पड़ेंगी और हमारे को ये हमारा वे ऑफ लाइफ होने वाला है। तो इसके चलते अनिल जी ये बॉटम फॉर्मेशन जो है टाइम लगेगा और इस ट्रेड को बहुत ही सोच समझ के करना है। अनिल जी हैविंग सेड दैट, मैं पुराने नए कॉल्स भी मेरे पास हैं और जो मैं पुराने जो सारे अपडेट हैं 4-5 स्ट्रैटेजी कॉल्स के मैं वो भी देना चाहता हूं, अगर आप कहें तो मैं अभी उसको शुरू कर दूं। बिल्कुल, मैं बस आप मुझे 2 मिनट दें, मैं आपके पास फिर से आ रहा हूं, तब तक एक बार जल्दी से आज कल परसों 3 दिन की इवेंट्स पर नजर डाल लेते हैं। मानसी हमारे साथ है बताने के लिए। मानसी बताइए कौन सी इवेंट्स है जिन पर नजर रहेगी? बिल्कुल, गुड आफ्टरनून आनंद जी। अभी हेडलाइंस में जैसे कि आप बता रहे थे, वित्त मंत्री की फाइनेंस सेक्रेटरीज के साथ जो बैठक है इस पर फोकस हमारा है ही। इसके अलावा नतीजों के लिहाज से भी आज दिन अहम है इंडसइंड बैंक के लिए। 1 से 3.5 के बीच इस कंपनी के नतीजे आने की गुंजाइश है। साथ ही अंबुजा सीमेंट, HDFC लाइफ और अदानी पावर, एफएनओ स्पेस में इनके नतीजे आने वाले हैं। अनुमान हम ये लगाकर चल रहे हैं कि अंबुजा सीमेंट और अदानी पावर के नतीजे बाजार बंद होने के बाद आएंगे। बोर्ड मीट की अगर बात करें, मनप्पुरम फाइनेंस की एनसीडीज के जरिए पूंजी जुटाने को लेकर एक बैठक होने जा रही है और फाइजर डिविडेंड पर आज फैसला सुनाएगा। कल की अगर बात करें नतीजों के लिहाज से, एक्सिस बैंक बाजार बंद होने के बाद ही अपने नतीजे पेश करेंगे। साथ ही अतुल लिमिटेड कैश स्पेस में नतीजे इनके भी आने हैं। 2 दिवसीय FOMC की बैठक जो है कल से इसकी शुरुआत हो जाएगी। ग्लोबल इंडिकेटिव एक्शंस भी काफी सारे हैं। बैंक ऑफ जापान इंटरेस्ट रेट पर फैसला कल के दिन जारी होगा। इसके अलावा बुधवार की बात कर लेते हैं, नतीजे कैश सेगमेंट में सिर्फ हेक्सावेयर टेक्नोलॉजीज के आने हैं। इसके अलावा यूएस Q1 के GDP के नंबर्स इस दिन आने वाले हैं जिस पर नजर रहेगी। और साथ ही यूएस फेड की जो 2 दिवसीय बैठक है इसका फैसला भी बुधवार के दिन आता दिखेगा। तो ये आउटकम पर भी हमारी नजर होगी। इस आउटकम के बाद जेरोम पवेल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाले हैं, तो उसमें वो क्या कहते हैं इस पर भी हमारी नजर होगी। ओके, तो ये है आपके लिए इस वक्त सारे इवेंट्स। आइए लेकिन बाजार खुलने के बाद आज जो खबरें आई हैं उन पर एक बार नजर डालें। देवांशी हमारे साथ है बताने के लिए किन किन शेयरों में किस तरह की खबरें आई। देवांशी बताइए। गुड आफ्टरनून अनिल जी। आज सबसे पहले तो जितने भी AMCs हैं इस पर काफी पॉजिटिव आउटलुक बनता हुआ दिख रहा है, क्योंकि RBI ने म्यूचुअल फंड्स के लिए जो स्पेशल लिक्विडिटी विंडो खोली है वो लॉन्च की है। म्यूचुअल फंड्स के लिए 50,000 करोड़ तक के स्पेशल लिक्विडिटी फैसिलिटी बैंक्स के जरिए दी जाएगी। जिसके चलते आप देखिए अब म्यूचुअल फंड्स AMCs जो हैं वो पॉजिटिवली ट्रेड करके भी दिख रही है। 2 फार्मा कंपनीज ग्रैन्युल्स इंडिया, JB केमिकल्स, ये दोनों ही पॉजिटिवली ट्रेड कर रही हैं। US FDA से बच्चों में जो मिर्गी या एलिप्सी जिसको हम कहते हैं, इसकी जो दवा है इसको मंजूरी मिल चुकी है। फाइजर, अब देखिए हाल ही में इसकी बोर्ड की बैठक खत्म होते हुए दिखी और एक स्पेशल डिविडेंड, क्योंकि कंपनी को 70 साल पूरे होते हुए दिखे हैं, और एक स्पेशल डिविडेंड 320 रुपीज प्रति शेयर का इस स्पेशल डिविडेंड का ऐलान कंपनी ने किया है। करीब 1400 करोड़ रुपए कंपनी खर्च करेगी स्पेशल डिविडेंड में। और साथ ही बड़े सौदों की बात करें, NTPC और मदरसन सुमी ये दोनों पर एक्शन है। NTPC में करीब 49 लाख शेयर्स पर आज जो एक्शन होता हुआ दिखा 93 रुपीज प्रति शेयर के भाव पर, और मदरसन सुमी में करीब 6.25 लाख शेयर्स ट्रेड होते हुए दिखे 77 रुपए 50 पैसे प्रति शेयर के भाव पर। तो ये दोनों स्टॉक्स में एक्शन। ओके, तो ये है वो तमाम शेयर जहां पर आज एक्शन हुआ है बाजार खुलने के बाद। एक्शन को आगे बढ़ाते हैं बिगुल के साथ। चार्ट कॉर्नर आज का पहला क्लोजिंग सेशन का कुणाल जी राकेश जी की तरफ से। बताएं सर, क्या है इरादा? कुणाल जी, राकेश जी आवाज आ रही है? कुणाल जी बोलिए सर। राकेश जी की राकेश जी तक आवाज नहीं पहुंची। आपको मोर्चा संभालना है अकेले। ओके।
देखिए अनिल जी, खरीदारी की राय है। अभी अभी ब्रिटानिया में बहुत बड़ी तेजी बनी है, सारे एफएमसीजी स्टॉक्स दौड़ लगा रहे हैं और इसमें सबसे बेहतर चार्ट नजर आ रहा है टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स यानी कि टाटा सीपी का। टाटा सीपी को इन स्तरों पर खरीदने की राय है। यहाँ पर एक क्लियर ब्रेकआउट इंट्राडे चार्ट्स पर आता हुआ दिख रहा है और लॉन्गर टर्म चार्ट्स तो लगातार बुलिश रहे ही हैं, तो फ्रेश मोमेंटम बनता हुआ दिख रहा है। इन स्तरों पर बाय करके चले। यहाँ पर स्टॉप लॉस आपको रखना है 337 रुपए पर, 337 का स्टॉप लॉस रखें। 358 रुपए पहला टारगेट होगा और 365 रुपए दूसरा टारगेट है, जिसके लिए टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट यानी कि टाटा सीपी को बाय करें। ओके, 358 365 के टारगेट के लिए करनी है आपको खरीदारी। ये है टाटा कंज्यूमर्स पर खरीदारी करने की राय कुणाल जी और राकेश जी की तरफ से। आज का पहला चार्ट कॉर्नर यहां पर आता हुआ। ओके, अब एक बार मैं अपडेट ले लूं आशु सर से। उससे पहले जो एक मजबूत स्टॉक है उस पर मैं राय लेना चाहता हूं सुमित जी से। सुमित जी, आपका फेवरेट सन फार्मा 500 पार जाकर आया है और अभी 490 के आसपास वापस से एंट्री करने के लिए सही लेवल क्या है खरीदारी करने के लिए, वो बताएं। गुड आफ्टरनून अनिल जी। देखिए अनिल जी, सन फार्मा ने बहुत बड़ी अपसाइड मूव दी है। पिछले 10 से 12 दिनों के अंदर स्टॉक लोअर लेवल से 100 से 125 रुपए की तेजी दिखा चुका है। अब पिछले 4-5 दिनों से ये स्टॉक तेजी तो दिखा रहा है, लेकिन ऊपरी लेवल पे टेल छोड़ रहा है, यानी ऊपरी लेवल पे सेलिंग देखने को मिल रही है। तो मेरे को ऐसा लगता है कि एक बार थोड़ा सा वेट करें, फ्रेश बाइंग 500 का लेवल टूटने के बाद करें। जिन्होंने पोजीशंस बना रखी है सन फार्मा में, वो अपनी पोजीशंस को होल्ड करके चले और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज करें, जो कि 475 से 480 के आसपास का होगा। 475 480 का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के पोजीशंस होल्ड करें। 500 के ऊपर अगर स्टॉक सस्टेन करता है तो फ्रेश बाइंग का व्यू बनेगा, नहीं तो फिर नीचे आएगा तब देखेंगे कि कहां पर सपोर्ट लेता है और कहां से वापस बाइंग बनती है। फिलहाल एक बार होल्ड करें और वेट एंड वॉच करें। ओके, आशु जी, एक बार आप अपना जो अपडेट देना चाहते थे वो अपडेट दे दो, उसके बाद मैं आपसे नई कॉल्स लेता हूं। अनिल जी, मेरे को अपडेट देना है, लेकिन सिंस आपने सन फार्मा की बात की है तो मेरे पास सन फार्मा की भी स्ट्रैटेजी है, क्योंकि सन फार्मा की भी बात हो रही है तो मैं सन फार्मा की स्ट्रैटेजी पहले दे देना चाहता हूं। मेरे पास 3 स्टॉक की स्ट्रैटेजी है एक्सपायरी तक के लिए, जिसमें से एक सन फार्मा भी है। तो मैं अपडेट के साथ सन फार्मा की सिंस बात हुई है अनिल जी, सन फार्मा बिल्कुल जो आपने बोला परफेक्ट है। कुणाल जी और राकेश जी ने इसको आइडेंटिफाई किया, वो भी परफेक्ट है। जो सुमित ने बोला वो भी परफेक्ट है, लेकिन अभी भी इस टीम है। अब इस टीम को प्ले कैसे करना है? सो अनिल जी, सन फार्मा की 480 रुपए स्ट्राइक की। अनिल जी, सन फार्मा का रेट चल रहा है 492 का फ्यूचर। तो सन फार्मा की जो 480 रुपए की स्ट्राइक का कॉल है, ऑप्शन है, वो 19 रुपए के अराउंड है। 480 का 19 वो बाय करना है, तो 419 आप बाय करते हैं और 510 का 30 रुपए ऊपर का 7 रुपए में एक बेच देना है। तो 1:1 का ये कॉल बुल स्प्रेड बनाना है। 480 की एक लेनी है, 510 की एक बेचनी है। आपकी प्राइस है 12 रुपए। 480 प्लस 12 492 रुपए, वही फ्यूचर का रेट है। ये फ्यूचर लेके इस तरह से लेके बैठ जाना है अनिल जी एक्सपायरी तक, कि ऊपर नीचे होके हमने देखा सन फार्मा 20 रुपए ऊपर जाता है, 10 रुपए नीचे आता है, 20 रुपए ऊपर जाता है, 10 रुपए। तो ये हायर टॉप हायर बॉटम बना रहा है। तो हो सकता है एक्सपायरी तक ये थोड़ा सा नीचे कटवा के फिर ऊपर ले जाए। तो अनिल जी, ये स्प्रेड बना के शांति से बैठ जाएं। मैक्सिमम लॉस 12 रुपए है, वो भी मुझे नहीं लगता कि जाएंगे, और सन फार्मा आगे पीछे करके वो मूवमेंट दिखा सकता है। अगर बाई चांस नहीं दिखाता तो अनिल जी सेफ कॉल है, रात को नींद आराम से आएगी। आप सन फार्मा की तेजी में पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं। अनिल जी, जितनी मैं स्ट्रैटेजीज दूंगा वो शॉर्ट 3 दिन की स्ट्रैटेजीज हैं। रिवॉर्ड कम हो सकता है, रिस्क भी कम है। तो एक चीज तो ये है सन फार्मा के लिए अनिल जी। दूसरी चीज अनिल जी, मैं अपडेट देना चाहता हूं। हमने निफ्टी का स्प्रेड बनाया, उसमें 30 रुपए का प्रॉफिट अभी भी 9300 9000 में आ रहा है। किसी को बुक करना है कर ले, किसी को रुकना है रुक ले, क्योंकि 100-150 पॉइंट की अगर डिक्लाइन आती है थर्सडे तक तो उसमें जैकपॉट लग जाएगा। वेदांता हम पॉजिटिव व्यू लेके चल रहे हैं, कैरी करना है। हेवेल्स का अनिल जी, मैंने कंजम्पशन थीम के बारे में बात करी थी, पॉजिटिव व्यू कैरी करना है। सन टीवी की हमने पुट बिकवाई हुई है 360 की, के जीरो हो जाएगी। सन टीवी पॉजिटिव है, कैरी करना है। एक्सिस बैंक का एक बियर स्प्रेड बनाया हुआ है, कैरी करना है। आईसीआईसीआई बैंक लॉन्ग था, वो प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, कैरी करना है, किसी को कर सकते हैं, क्योंकि एक्सिस और आईसीआईसीआई हेज है, और एक्सिस हमने बियर स्प्रेड बनाया है। सो अनिल जी, जितने भी पॉजिटिव व्यू थे, बीडी, वेदांता, आईसीआईसीआई, सन टीवी, हेवेल्स और एक्सिस, ये सब करना है। और अनिल जी, इसके साथ एक और अपडेट भी देना है।
इंश्योरेंस के बारे में मैंने अनिल जी वीकेंड पे स्टडी की है। पिछले दिनों में मैंने इंश्योरेंस पे सेल भी दी थी, HDFC लाइफ पे वो नीचे भी आया। अनिल जी मैंने कुछ एजेंट से ग्राउंड पे बात की है, जितना हमने नंबर्स में भी देखा, जितना हम बात कर रहे हैं कि लॉकडाउन में इंश्योरेंस बहुत बिकी है, हेल्थ इंश्योरेंस के पीछे भाग रहे हैं सब लोग, टर्म लोन बढ़ रहे हैं, लेकिन अनिल जी ग्राउंड पे इतना नहीं बढ़ रहे, क्योंकि इंश्योरेंस के लिए अभी भी जो 1-to-1 मीटिंग्स हैं, ये ब्रोकिंग का या बैंकिंग का KYC नहीं है कि जिसमें कोई कन्विंस नहीं करना, जिसको खोलना है उसको खोलना है। इसमें फिर भी 1-to-1 मीटिंग चाहिए। मेरे कुछ अच्छे एजेंट से बात हुई है कि अभी भी वो 30-40% बिजनेस जो नॉर्मल होता था वो हो रहा है, एट मैक्स 50% हो रहा है। तो जो हम ओवर एक्साइटेड हो रहे हैं इंश्योरेंस पे, उसका ध्यान रखना है अनिल जी। मैं नंबर्स डेटा पे नहीं जाता हूं, मैं ग्राउंड की रिसर्च करता हूं। तो इंश्योरेंस स्टॉक में अभी भी मैं बोलूंगा HDFC लाइफ में जो बाउंस बैक आया है, फिर से एक सेल कॉल उसमें इनिशिएट की जा सकती है। अनिल जी तो ये मेरा अपडेट था सन फार्मा की नई स्ट्रैटेजी। 2 स्टॉक में मुझे अनिल जी और स्ट्रैटेजी देनी है, अगर आप कहें तो अभी दे देता हूं अनिल जी, चला देते हैं। नहीं रुके एक स्ट्रेटेजी पहले मैं सचिन जी की ले लूं, बहुत देर से इंतजार करें। सचिन जी का मैं एक बार पहले उनके लिए एक बिगुल बजा दूं, सचिन जी का BTST कॉल। सचिन जी बताएं सर। गुड आफ्टरनून अनिल जी यहाँ पर खरीदारी करने की सलाह है और स्टॉक का नाम है बाटा इंडिया। जिस तरीके से अभी तक इसकी मूवमेंट रही है, 1150 के आसपास एक अच्छा बेस इसने फॉर्म किया था, ऊपर एक काफी समय से एक हर्डल था अराउंड 1280 1300 के आसपास, और जिस तरीके से इसमें 3 दिनों में एक प्राइस एक्शन इवॉल्व हुई है, मुझे लग रहा है एक ब्रेकआउट के ही संकेत है। तो यहाँ से मुझे लग रहा है मोमेंटम भी काफी अच्छा मिलना चाहिए अगले कुछ दिनों में, और यहाँ से लक्ष्य होंगे अराउंड 1365 के। तो यहाँ पर 1280 के आसपास बाटा इंडिया आपको लॉन्ग करना चाहिए। स्टॉप लॉस लगाना है अराउंड 1264 का, और 1365 का होगा टारगेट। इतना बड़ा टारगेट सचिन जी? 1365 बड़ा नहीं है? ये पोजिशनल कॉल ही मैं देख रहा हूँ। जिस तरीके से इसमें ऑस्किलेशन हुआ है, पिछले 19 दिन का कॉन्ट्रैक्शन है, उसके बाद की ये मूवमेंट है। तो अगर ये ब्रेकआउट एस्टैब्लिश्ड है, RSI जो काफी समय से 50 के ऊपर नहीं ट्रेड करा था, वो काफी कॉन्फिडेंटली प्लेस्ड है। तो मुझे लग रहा है अगर यहाँ से वो मोमेंटम आता है तो काफी तेज होगा और एक सस्टेनेबल रैली होगी 100 पॉइंट तक की। ओके ठीक है, तो ये है आपके लिए बाटा, जहां पर खरीदारी करने की राय है। आइए 2:30 बजे आपको स्ट्रेटेजी मिलेगी आखिरी घंटे के, उससे पहले एक बिगुल और आशु सर के लिए उनकी स्ट्रेटेजी। बताएं सर। अनिल जी जो अब स्टॉक है, अनिल जी जो अब स्टॉक जिसमें स्ट्रैटेजी बनानी है वो है बायोकॉन। अनिल जी बायोकॉन 360, 55, 60, ये इसके 65 इसके आसपास चल रहा है। पिछले दिनों में हमने रिकमेंडेशन दी, थोड़ा ऊपर गया, उसके बाद 10-15 रुपए का नीचे से मूव भी मारा। वो मूव अनिल जी वो छोटा सा मूव था, वो जिटरी करने के लिए लगता है होता है, जैसे कि जिनको शॉर्ट टर्म बिल्कुल करना होता है, कटवाने के लिए उस तरह का मूव आया। तो मुझे लगता है कि बायोकॉन में भी एक ट्रैक्शन दोबारा से बढ़ जाएगा। लेकिन अनिल जी अगेन लेना कैसे है? सो अनिल जी बायोकॉन की कॉल लेनी है 350 की कॉल। अनिल जी 350 की कॉल है बायोकॉन की, 18 रुपए के आसपास चल रही है। तो इसके आसपास 18 रुपए 19 रुपए। अनिल जी मैं प्राइस में नहीं बोलता हूं, क्योंकि मैं फिर मानता हूं जो प्राइस में जो लेता है उसी प्राइस में लेता है, और मेरे प्राइस में इतनी कोई मारामारी नहीं होगी, मतलब 18-19 के आसपास मिल जाएगी। तो अनिल जी 18-19 के आसपास ये कॉल लेनी है। बायोकॉन का जो फ्यूचर चल रहा है उसका रेट है 366 रुपए, 365-66। तो आप 3 रुपए ऊपर दे रहे हैं, और 380 रुपए की 370 रुपए की कॉल अनिल जी एक बेच देनी है। उसका रेट है इस वक्त 8 रुपए के आसपास, 7.5-8 रुपए के। तो आप 18-19 या 19 की भी लेते हैं, 8 रुपए की बेचते हैं, आपका 11 रुपए की कॉस्ट हो जाएगी। तो 350 + 11 361 पे आप एक तरह से बायोकॉन में लॉन्ग हो गए, और आपका रेट अभी भी 366 चल रहा है, 65-66 फ्यूचर चल रहा है। सो अनिल जी ये भी परसों के लिए एक्सपायरी के लिए लेके बैठ जाना चाहिए। ये भी स्ट्रैटेजी सन फार्मा की तरह अनिल जी 1:1 है, लिमिटेड रिस्क लिमिटेड रिवॉर्ड। ये सब स्ट्रैटेजीज वो है अनिल जी के जिनको 93-50 पे डर भी है मार्केट का,
ऊपर जाके नीचे भी आ सकती है, बहुत बढ़ गई है ये भी है, लेकिन स्ट्रॉन्ग स्टॉक को प्ले भी करना है और छोटा स्टॉप लॉस भी नहीं करना। अगर 10 रुपए का भी लगाएंगे, फॉर एग्जांपल मान लीजिए अगर किसी ने 505 में अगर सन फार्मा लिया, 490 का स्टॉप लॉस लगाया तो उसका स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया, उसके बाद अगर 510 आएगा तो उसको बहुत दुख होगा। तो इसलिए अनिल जी ऐसे में के अंदर 3 दिन के अंदर ना प्रीमियम बहुत कम रह गया, टाइम बहुत कम रह गया है। तो बायोकॉन के अंदर 350 की एक कॉल लेके 370 की एक कॉल बेच के सिर्फ 11 रुपए पे स्प्रेड बनता है, लेके आप बैठ जाइए एंड देखते हैं बायोकॉन की एक्सपायरी कहां होती है। तीसरा स्टॉक अनिल जी जो मैंने आइडेंटिफाई किया है वो थोड़ा सा जो लास्ट है वो थोड़ा सा हाई रिस्क लेकिन रिटर्न इतनी हाई नहीं, लेकिन वो मुझे थोड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है, वो है आरबीएल बैंक। अनिल जी आरबीएल बैंक पिछले दिनों में जितनी न्यूज आई, रिजल्ट भी है, सब कुछ है, वो 100 रुपए टूट नहीं रहा है। तो कहीं ना कहीं मतलब जो खराब तो है, नेगेटिव तो है, मतलब नेगेटिव में कोई डाउट नहीं है, लेकिन मुझे 112-13 के अराउंड हमने जो स्ट्रैटेजी बनाई थी उसमें थोड़ा सा शिफ्ट कर रहा हूं। उसमें अनिल जी 110 रुपए की कॉल लेनी है आरबीएल बैंक की, 116 रुपए का उसका फ्यूचर चल रहा है। आपने आरबीएल बैंक की 110 रुपए की कॉल लेनी है अनिल जी, उसका रेट चल रहा है 10 रुपए, 10.5 रुपए। तो अगर आप देते हैं तो 4 रुपए का आप एक्सेस प्रीमियम दे रहे हैं, जो कि आप मुझे लगता है कि 130 रुपए की कॉल बेच दीजिए 2-2.5 रुपए में, और इसका कॉस्ट आ जाएगा आपका अराउंड 8 रुपए। तो ये भी एक अनिल जी 110, 130 या 100, 120 का स्प्रेड बना के आरबीएल बैंक में बैठ जाना चाहिए। मुझे लगता है कि शायद इतनी खराबी ना हो और कहीं शॉर्ट कवरिंग का थोड़ा बाउंस आ जाए तो इसमें भी 8 से 10 रुपए लॉट बन सकते हैं। सो अनिल जी 1250 का लॉट सन फार्मा का है, इसका भी 1500 का है, बायोकॉन का 2300 2300 का है। तो इन स्टॉक में अनिल जी जिस में भी अगर 8 से 10 रुपए मिलते हैं तो अगले 3 दिन के लिए बहुत अच्छी रिटर्न स्ट्रैटेजीज हैं और सेफ स्ट्रैटेजीज हैं। तो 3 स्ट्रैटेजीज लॉन्ग साइड पे दी अनिल जी, 1:1 बायोकॉन, सन फार्मा और तीसरे नंबर पे आरबीएल बैंक। और अनिल जी निफ्टी का स्प्रेड फिर बोल रहा हूं 93, 9000 अभी 30 रुपए क्रेडिट पे प्रॉफिट पे कटता है। किसी को काटना है पार्शली काट लें, पार्शली जरूर रखें। अगर पैकेज नहीं आया या कोई डिसअपॉइंटमेंट हुई तो फिर वही 100-200 पॉइंट का फॉल आएगा निफ्टी में और 9,9300 के स्प्रेड में जैकपॉट लग सकता है, जिसके चांसेस अभी भी ऑन हैं। ओके ठीक है। अच्छा अभी अगला सवाल मेरा कुणाल जी से है और आशु जी इसमें आपको कुछ बोलना नहीं है, मेरा और कुणाल जी का आपस में पर्सनल वार्तालाप है इस मामले में। कुणाल जी देखिए आशु जी ने कम से कम ज्यादा नहीं तो भी 8, 10, 12 तो बाय कॉल दे दी है, ठीक है ना, 10-12 बाय कॉल दे दिए सब अलग अलग स्टॉक में, करेक्ट। उसके बावजूद इनकी इमेज मंदी वाले की क्यों है, मैं ये आपसे जानना चाहता हूँ। अनिल जी देखिए जो बच्चा क्लास में एक बार फेल हो जाए उसके बाद वो कितने भी नंबर ले आए अनिल जी उस पर वो स्टिग्मा अटैच रहता है, तो वही बात है अनिल जी। चलिए बढ़िया है। तो आशीष जी के लोग अभी भी मंदी बस बात वही है कि आशीष जी को जरा नहीं आपके लिए नहीं है, ये आपके लिए मेरा कुणाल जी का पर्सनल मामला है। नहीं आशीष जी मेरा कुणाल जी का पर्सनल मामला है ये वाला, इस पर हम भी डिस्कस करेंगे। अगर कुणाल जी ऐसा है मामला है, उस मामले में मामला ऐसा है कि लोग है ना उनकी इंडेक्स वाली सुनकर मंदी में आ जाते हैं, स्टॉक वाली सुनकर तेजी में नहीं आते। ये है मेरा पूरा एनालिसिस जी। हाँ आशीष जी आपके पास सिर्फ 30 सेकंड है सफाई देने के लिए जी। हाँ अनिल जी मुझे वार्तालाप से कोई कंफ्यूजन नहीं है, आपका बिल्कुल पर्सनल वार्तालाप है, मेरा इंटरवेंशन नहीं है। लेकिन ये कुणाल जी ने ना एग्जांपल दिया ना, ये इससे मुझे ऑब्जेक्शन है ये। ठीक है। अच्छा कुणाल जी जो एक बार बच्चा पास हो जाता है डिस्टिंक्शन लाता है उससे हर बार डिस्टिंक्शन की जाती है बस। जी 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 कुणाल जी। अनिल जी देखिए ऐसा है अनिल जी, ये जो स्थिति है ये आशु जी के लिए बहुत लाभकारी है, क्योंकि देखिए अनिल जी देखिए मंदी की उनकी इमेज है, जब मंदी आती है तो वैसे ही लोग आशु जी को याद करते हैं, और तेजी आती है तो आशु जी कॉल्स तेजी की दे ही रहे हैं। तो चित भी आशु जी की है, पट भी आशु जी की। अनिल जी आशु जी तो हमेशा सही होंगे ही होंगे। ठीक बात है। चलिए तो अब यहां पर हम बढ़ते हैं आगे और आपको बता दें थोड़ी देर में कुछ एक बड़ी और इंटरेस्टिंग खबर भी आपके सामने आने वाली है, जो जी बिजनेस की एक्सक्लूसिव खबर होगी वो हम आपके सामने रखेंगे थोड़ी सी देर में। उसके लिए आपको हम अभी से अलर्ट कर रहे हैं, लेकिन बाजार 9300 पे है। दीप आज हम आप चाहें तो एकदम सही समय पर हमारी स्ट्रेटेजी शुरू कर सकते हैं। अगर कोई बिगुल है तो पहले बिगुल बजा दें, उसके बाद
नहीं, बिल्कुल अनिल जी, स्ट्रैटेजी का ही इंतजार था, स्ट्रैटेजी का ही बिगुल बजाते हैं और जान लेते हैं एग्जैक्टली 2:30 बज रहे हैं। तो इस समय 9,300 पर अनिल जी की स्ट्रैटेजी क्या है? अनिल जी, जैसे कि हम सुबह से देख रहे हैं ग्लोबल मार्केट्स एकदम सपोर्टिव रहे हैं। डाउ फ्यूचर्स इस समय भी अगर आप देखेंगे तो 200 अंक से ज्यादा ऊपर हैं। यूरोप के बाजार मजबूती से खुले हैं, 1.5% की तेजी सारे यूरोप के बाजार आपको इस समय दिखा रहे हैं। एशिया के बाजार 1.5 से 2% की तेजी के साथ बंद हुए हैं। कच्चे तेल में एक बार फिर से दबाव है। WTI इस समय अगर आप देखें तो 13.5% नीचे है और वहीं ब्रेंट भी इस समय 3.5% नीचे है। पर इतना उतार चढ़ाव तो अब रोज का मान लिया गया है कच्चे तेल में। तो सारे ही क्यूज सपोर्टिव रहे और आज सुबह भी अच्छी बात यह है कि कोरोना को लेकर ज्यादा कोई नेगेटिव खबर अभी तक तो नहीं आई है अनिल जी। ओके, तो ठीक है, बाकी सब जगह तो मामला ठीक ही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दीप, जहां पर हम हैं ट्रेड कर रहे हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी, वो बहुत क्रूशियल लेवल है। और वैसे मैंने जल्दबाजी तो कर ली इसलिए कि भाई चलो डेटा रेडी हो गया, लेकिन मैं चाहता यह हूं कि 10 मिनट एक बार डेटा देखा जाए कि 240 245 तक क्या बाजार एक निर्णायक मूव देने की कोशिश करता है। वो मैं क्यों कह रहा हूं वो बता दूं। 9,300 के पुट पर आज 14 लाख शेयर जुड़े हैं। हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट का इजाफा किसी एक प्राइस पर हुआ है और 18 लाख शेयरों का टोटल ओपन इंटरेस्ट है। तो 9,300 के नीचे निफ्टी को जाना नहीं चाहिए। अगर 9,300 के नीचे जाता है तो फिर थोड़ी सी रिस्क हो जाती है कि जिन लोगों ने आज के लिए तेजी की पोजीशन बनाई वो थोड़े से अनकंफर्टेबल हो जाएंगे, जो होना नहीं चाहिए। संभावना कम है और 9,300 के कॉल पर 13 लाख शेयर हैं। तो जितने 9,300 के कॉल पे हैं उससे ज्यादा तो पुट में आज ही जुड़ गए। तो उस हिसाब से बाजार आज क्लोजिंग 9,300 के ऊपर देना चाहिए और अब तक की 9,313 की जो क्लोजिंग मिली है उसके ऊपर की क्लोजिंग मिल जाए तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा। पहली चीज तो ये है। दूसरी चीज है कि ऊपर की तरफ 9,500 तक का रास्ता खुलता हुआ दिख रहा है। अगर हमने 9,400 को पार कर लिया तो 9,500 9,600 फिर उसके बाद पहला लेवल है जो आपको एक्सपायरी के तक ही मिल जाएगा। तो मेरा ये समझना है जहां पर अभी हम हैं 9,300 के आसपास, 9,310 है, यहां भी निफ्टी को खरीदा जा सकता है। 9,250 आता है तो और लेना चाहिए। आपका स्टॉप लॉस 9,200 का होगा और ऊपर की तरफ 9,350 9,375 ये दो टारगेट इंट्राडे के लिए लेकर चलने चाहिए। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है 20,100 के आसपास आ चुके हैं। 20,250 20,400 ये दो टारगेट के लिए बैंक निफ्टी में भी आप खरीदारी कर सकते हैं। यहां पर खरीदिए 20,100 पर, 20,000 पर और लीजिए। 19,850 आज का जो लो है वहां पर स्टॉप लॉस लगाकर आपको तेजी करनी चाहिए। ये दो स्टॉक्स हैं जहां पर आपको दोनों जो इंडेक्स हैं वहां पर आप तेजी कर सकते हैं। ये मेरा ये मानना है कि हायर साइड पर आज क्लोजिंग होनी चाहिए, लोअर साइड पर नहीं होगी। ये मेरा मानना है। ओके, तो हायर साइड पे आज क्लोजिंग होनी चाहिए, लोअर साइड पर नहीं होगी। और आज की ट्रेड की अच्छी बात है कि जितना निफ्टी ऊपर जा रहा है उतना ही सपोर्ट उसको आज बैंक निफ्टी और फाइनेंशियल से भी मिल रहा है। तो उसको उस लिहाज से अगर आप देखें तो फिर बाजार में मजबूती यहां से बढ़नी चाहिए। 9,300 9,250 के आसपास आप निफ्टी पर खरीदारी भी कर सकते हैं। अच्छे अपमूव की तैयारी होगी। हालांकि अगले 10 मिनट में देखते हैं किस तरह का मूव आता है। दीप, एक चीज और कहना चाहता हूं। ये तो रही आखिरी जी अनिल जी, आखिरी एक चीज और कहना चाहता हूं दीप, एक मीटिंग माफ कीजिएगा, मैं आपको बीच में रोक रहा हूं। एक चीज और कहना चाहता हूं। मैं अगले 3-4 मिनट देख रहा हूं और वैसे तो अभी मुझे भरोसा है कि 9,300 के ऊपर हम टिकेंगे, नीचे नहीं जाएंगे। लेकिन बड़े दिनों बाद कल के 2,000 फिर से आने की तैयारी में मेरा। अगर 2-3 मिनट अगर बाजार ऊपर टिकता हुआ दिख रहा है, वैसे तो टिकता हुआ दिख ही रहा है, कोई इसमें सोचने वाली बात नहीं है, तो मैं दे रहा हूं। जब तक मैं अपना ट्रेड उससे पहले एक बार बिल्कुल जल्दी से कुणाल जी राकेश जी के लिए बजा दिया जाए, वो पहले तैयार हैं, तो उनके लिए एक ट्रेड और उसके बाद मेरे कल के 2,000। बताएं सर। अनिल जी देखिए, एल्गो ट्रेड है, 1555 रुपए का भाव अभी चल रहा है। स्टॉक का नाम है लाल पैथ लैब, जिसमें कि एक ब्रेकआउट आता हुआ चार्ट पर नजर आ रहा है। ये जो ब्रेकआउट है ये एक असेंडिंग ट्राइंगल पैटर्न का ब्रेकआउट है और जिस तरह का मोमेंटम यहाँ बन रहा है इसमें आपको एक बड़ा तेजी देखने को मिलेगी। ओवर टू राकेश जी। अनिल जी, बेहतरीन टेक्निकल रिवर्सल है, डेली चार्ट पे बड़ा रिवर्सल है और जिस तरीके का रिवर्सल है इंट्राडे की यहाँ पर राय नहीं है। थोड़ा सा बाय एंड होल्ड करें। 1470 का एक पोजिशनल स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। पहला टारगेट 1640 और उसके बाद यहाँ पर 1700 1710 के लेवल्स देखने को मिलेंगे। बड़े पैमाने पर डेली चार्ट पर डॉक्टर लाल पैथ लैब में रिवर्सल देखने को मिल रहा है।
डॉक्टर लाल लाल पैथलैब पैथलैब बढ़िया ब्रेकआउट आपको आते हुए दिख रहा है और यहाँ से काफी ऊपर जाता है। जी जी सर, तब 700-800 रुपए ये शेयर चलता था, याद है आपको वो जमाना, वो दिन? बिल्कुल अनिल जी, वो जमाना भी याद है और वो भी याद है क्या क्या कहते हैं, इसको रिकमेंड भी क्या करते थे। और अनिल जी जमाने की बात कर रहे हैं तो अभी किसी को क्या पता कि कल हम इस जमाने की बात करें कि अनिल सिंघवी जी के साथ बैठ के शो करते थे जिस तरीके से आप Z5 के प्रोमो में आ रहे हैं। क्योंकि आपने अनिल जी जी बिजनेस को तो नंबर 1 बनाया है, कोई बड़ी बात नहीं, आप भी 6 पैक बना के किसी मूवी में आ रहे हो, तो वो जमाने की बात पता नहीं। अनिल जी कल को हम लोग भागले जी, मैं, कुणाल जी, आशीष जी बोलेंगे अनिल जी के साथ शो करते थे। अरे वाह अरे बंसल जी कहाँ से कहाँ आपने बात पहुंचा दी। अरे मुझे खुद को नहीं पता कि मैं कौन से प्रोमो में, लेकिन हाँ आपने स्पोर्ट सही किया, ये बात माननी पड़ेगी। कहाँ से आप ढूंढ लेते हैं, आपकी मतलब नजर कमाल की, ये मानना पड़ेगा। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। ओके दीप, मेरे लिए बिगुल, मैं तैयार हूँ। बिल्कुल बिल्कुल अनिल जी, कल के 2000 के लिए अनिल जी के लिए बिल्कुल। जी सर। ओके तो यहां पर खरीदारी करने की राय है और हाई बीटा एक ऐसा बैंक खरीदने की राय है जिसको कोई नहीं खरीदता, और वो है बंधन बैंक। 207 रुपए के आसपास बंधन बैंक का स्टॉक चल रहा है इस वक्त और 4% मजबूत है। यहां पर खरीदारी करने की राय है। देखिए सिंपल चीज है, शॉर्ट कवरिंग कह दें या वैल्यू बाइंग कह दें, जो सबसे ज्यादा पिटे और कमजोर क्वालिटी के स्टॉक्स हैं वहीं पर बढ़िया तेजी होती हुई दिख रही है। इस तेजी की शुरुआत एनबीएफसी ने की है, फाइनेंस कंपनियों ने की है, जो अब बैंक्स की तरफ तेजी से बढ़ती हुई नजर आएगी। तो हमारा मानना है कि ये बैंक से, अब आप देखिए खुद अभी आशु जी कह रहे थे आरबीएल बैंक के बारे में, सुबह खुद सुदीप सर 110 रुपए में आरबीएल बैंक के लिए स्ट्रांगली बोल के गए, तब 110-111 का भाव था, उन्होंने 10 की कमाई में बोला कि अब ये शेयर लेना चाहिए। ठीक उसी तरह से हमारा भी ये मानना है बंधन बैंक का फ्यूचर, यहां पर एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग, एक अच्छी खरीदारी हो सकती है। आप देखिए इंडसइंड चल चुका है, आरबीएल चल चुका है, बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व जैसे भी चल चुके हैं, एक बंधन बैंक की है जो और अभी यहां से बढ़ना बाकी है। तो 198 रुपए मेरा स्टॉप लॉस था, लेकिन चूंकि अब बढ़कर ज्यादा आगे आ गया तो मुझे थोड़ा स्टॉप लॉस के लिए कुणाल जी की मदद भी लेनी पड़ेगी। वैसे मैंने 198 स्टॉप लॉस गिना था, 214 और 222, 214 222, ये दो टारगेट आप ऊपर के लिए बंधन बैंक के लिए लेकर चल सकते हैं। तो 214, 222, 214, 222 दो टारगेट के लिए बंधन बैंक में खरीदारी करने की राय है हमारी। कुणाल जी स्टॉप लॉस मैंने 198 दिया था, लेकिन अब मुझे खुद ही लग रहा है कि दूर है, बताइए क्या करना चाहिए। अनिल देखिए स्टॉप लॉस अब बढ़ा करके 203 रख सकते हैं। 203 पर एक बेस बना हुआ है इंट्राडे चार्ट्स पर, तो 203 का स्टॉप लॉस रख लें। और टारगेट अनिल जी आपके बिल्कुल परफेक्ट है, मुझे नहीं लगता उसमें कोई बदलाव की जरूरत है। तो 215 रुपए का जो पहला टारगेट है बिल्कुल यही होना चाहिए, और दूसरा टारगेट 222 रुपए का, तो 215 222 के टारगेट से बिल्कुल होल्ड करें। ओके तो ये है आपके लिए राय बंधन बैंक पर। 203 रुपए का आप स्टॉप लॉस अब बढ़ाकर कर लीजिए। 214, 222 जो टारगेट ऊपर के हैं वो ठीक है, उन टारगेट्स के लिए आपको तेजी करनी चाहिए, वहां तक जाने की संभावना बनती है। आइए अब एक बड़ी खबर की ओर रुख करते हैं। हमारी एग्जीक्यूटिव एडिटर स्वाति खंडेलवाल हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रही हैं। दिल्ली से कुछ बड़ी खबरें आने की संभावनाएं दिख रही है, आइए जान लेते हैं क्या है वो बड़ी खबर जो स्वाति के रडार पर है। स्वाति बताइए। जी बिल्कुल, इस वक्त जो बड़ी खबर है और जो सब जानना चाह रहे हैं वो एक ही बात है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जो मीटिंग की आज चीफ मिनिस्टर से, उनमें क्या इंपॉर्टेंट बातें निकल के आई और लॉकडाउन को लेकर और स्टिमुलस पैकेज को लेकर गवर्नमेंट की क्या प्रक्रिया है। तो मैं सबसे पहले बता दूं, सबसे बड़ी खबर यह है कि आज जो मीटिंग थी उसमें फाइनेंस मिनिस्टर मौजूद थी, इसके बावजूद कोई भी डिस्कशन नहीं हुआ इकोनॉमिक पैकेज या स्टिमुलस पैकेज को लेकर। तो और ये भी सूत्र बता रहे हैं कि इस पर अभी कोई भी डिसीजन सरकार नहीं लेने के रुख में है। जैसा हमने पहले भी बताया है और लगातार बताते आ रहे हैं कि गवर्नमेंट की प्राथमिकता एक ही है, लॉकडाउन को स्लोली कैसे लिफ्ट किया जाए और उसके बाद स्टिमुलस का एक जो प्लान बन रहा है उस पर काम करके उसकी अनाउंसमेंट की जाए। तो सबसे पहले लॉकडाउन पर ही फोकस किया गया, ये इम्पोर्टेंट एक बात है। दूसरी बड़ी बात है लॉकडाउन से रिलेटेड जो मैं कह रही हूँ, तो आज सरकार ने ये डिसीजन लिया और स्टेट्स को ये बोला प्राइम मिनिस्टर ने कि ऐसी स्थिति में हम आ रहे हैं जहां इकोनॉमिक एक्टिविटी की अब बेहद जरूरत है। उन्होंने अशोक गहलोत जो कि राजस्थान में है, उनको उनका एक
एग्जाम्पल भी लिया और उनकी तारीफ की और कहा कि जैसे स्टेप्स ऐसे मिनिस्टर्स उठा रहे हैं, चीफ मिनिस्टर्स उठा रहे हैं, जहां लेबर के वर्किंग आवर्स बढ़ के 8 से 12 घंटे किए जा रहे हैं, हमें इस तरीके के स्टेप्स लेने होंगे। इंडिया को इस वक्त एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है, प्राइम मिनिस्टर का कहना था, जिसमें वो स्टेट्स को और कंपेटिटिव बनाए। लेबर और लैंड रिफॉर्म्स में यहाँ दोबारा सोचने की जरूरत है स्टेट्स को, और वो जरूर किया जाए जिससे इंडिया एक अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन बने दूसरों के मुकाबले, और फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स हम ला पाए। इस पर बहुत फोकस करना होगा स्टेट्स को। और स्टेट्स को ये भी कहा गया कि मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर या हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत, टेक्नोलॉजी पर फोकस खास करके करें, क्योंकि आगे आने वाले समय में ये चीजें बहुत जरूरी होंगी और बेहद इंडिया को यहाँ लीप फ्रॉग एडवांटेज मिलेगा अगर यहाँ ये फोकस करते हैं। दूसरी बात यहाँ ये जरूरी है बताना कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट को लेकर और लॉकडाउन को लेकर गवर्नमेंट ने ये सोचा है कि 3 जोन में हम ये डिवाइड करेंगे। एक होगा रेड जोन, जो बिल्कुल हॉटस्पॉट है, जहाँ कंटेनमेंट जोन्स हैं इस वक्त, उन जगह पर लॉकडाउन अभी नहीं उठाया जाएगा 3 तारीख के बाद, ये एक इंडिकेशन दिया गया। इसके अलावा ऑरेंज जोन में स्टेट्स को डिवाइड करना चाहिए कि कौन कौन सी स्टेट्स ऑरेंज जोन में आती हैं, जिसमें थोड़ी एक्टिविटी चालू रह सकती है, बट कॉशियसली करना होगा। और ग्रीन जोन, जहां बिल्कुल भी कोई तरह से कोविड की तकलीफें नहीं है, वहां फुली हम इकोनॉमिक एक्टिविटी का शुरुआत कर सके, वो जरूरी है। उस तरफ डायरेक्शन दिया गया है और बात करने की को कहा गया है। और जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है अनिल जी, वो ये कि जो आप देखेंगे 1 या 2 तारीख को गवर्नमेंट या प्राइम मिनिस्टर एक अपना जो राष्ट्र के नाम संबोधन करेंगे 3 तारीख के लॉकडाउन के बारे में, वहां ये इंडिकेशन आने की बात है। एक बड़ा नोटिफिकेशन होगा जिसमें ये डिवीजन होंगे 3 डिफरेंट स्टेट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, और वहां ये डिटेल किया जाएगा कि कौन कौन सी एक्टिविटीज शुरू हो सकती हैं। तो पीएम इसी मूड में है कि एक्टिविटीज जरूर शुरू करनी चाहिए जहां जहां संभावना हो, बट कॉशन के साथ, क्योंकि हम बिल्कुल भी नई शुरुआत कुछ करें वो भी बहुत अच्छी बात नहीं होगी। तो इस डायरेक्शन में फिलहाल गवर्नमेंट का रुख है और यही प्लानिंग फिलहाल गवर्नमेंट कर रही है। इंटरेस्टिंग। तो रेड जोन वाले तो नहीं खुलेंगे, मुंबई तो ऑलमोस्ट रेड जोन में है पूरा स्वाति जी। तो मुंबई जैसे और भी कुछ स्टेट्स हैं जहां लगातार नंबर्स बढ़ रहे हैं, जहां संख्या बढ़ रही है कोविड पॉजिटिव केसेस की, वो जोन्स अभी नहीं खुलने की संभावना है। और हफ्ता 2 हफ्ता आप मान के चलिए वहां एक्सटेंशन आने की बात हो ही रही है। एक और बात बता दूं मैं जल्दी से कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट को लेकर लोग क्वेश्चन उठा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि अगर इकोनॉमिक एक्टिविटी शुरू की जाएगी तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का क्या होगा। तो सरकार इसके फेवर में बिल्कुल नहीं है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट अभी शुरू किया जाए। प्राइवेट व्हीकल्स में ही जो लोग आना जाना कर पाए, इवन ग्रीन जोन में, वही अभी संभव होगा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट खोलने का कोई इरादा नहीं है। हालांकि कुछ लेवल पर सरकार ये सोच रही है कि कुछ जो माइग्रेंट वर्कर या हॉस्पिटलाइज्ड लोग हैं या जो घर से दूर हैं और उनको आने की आवश्यकता है, उनके लिए कैसे प्रावधान किए जाए, वापस अपने घर आ जाएं। और उस तरह से गवर्नमेंट थोड़े थोड़े कुछ बातों पर विचार कर रही है। वो स्टेट्स को दिया है वो कार्य कि लोग अपने घर वापस लौट जाएं, वो जरूरी है इस वक्त। और वहां थोड़ा सा आप देखेंगे एक्टिविटी होते हुए, बट अदरवाइज पब्लिक ट्रांसपोर्ट बिल्कुल बंद होगा। और जैसे आपने बोला मुंबई तो डेफिनेटली 3 तारीख से आगे बढ़ने की ही बात लग रही है। वहां लॉकडाउन अभी इतनी जल्दी नहीं खुलने की संभावना है। ओके, तो ये है आपके लिए बड़ी खबर। फिर से एक वही बात है कि अभी जल्दबाजी में कोई स्टिमुलस पैकेज आने वाला नहीं है, राहत पैकेज बड़ा कोई अभी मिलने वाला नहीं है, ये स्वाति बता रही है। और साथ ही लॉकडाउन जो खुलने की बात है 3 मई से, वो भी धीमे धीमे ही हो पाएगा। जो ग्रीन जोन है वहीं पर खुलेंगे, ऑरेंज जोन को आंशिक तौर पर खोला जाएगा और रेड जोन जहां पर है भूल जाइए। ओके, ठीक है, शुक्रिया स्वाति, ये एक्सक्लूसिव जानकारी दिल्ली से हम तक पहुंचाने के लिए। यह है बड़ी खबर इस वक्त की आपके सामने आती हुई दिख रही है। सचिन जी तैयार हैं और सचिन जी के साथ तैयार है हमारा बिगुल भी BTS डबल टी। बताएं सर। अनिल जी, लैब्स के बारे में यहाँ पे बात हो रही थी और मेरे रेडार पे इप्का लैब्स काफ़ी समय से है। जिस तरीके से अभी तक इसका प्राइस स्ट्रक्चर रहा है, एक हायर टॉप हायर बॉटम सीक्वेंस अच्छी तरह मेंटेन्ड है, एक राइजिंग 3 फॉर्मेशन है, वापस कंटिन्यूएशन पैटर्न जो डेली चार्ट पे इंडिकेट कर रहा है कि ये पर्टिकुलर अप मूव कंटिन्यू रहनी चाहिए। तो 1620 के स्टॉप लॉस के साथ अभी भी इसमें लॉन्ग्स बनाए जा सकते हैं।
एक्सपेक्टेशन यही है कि अराउंड 1765 1780 ये जोन रीटेस्ट होना चाहिए, जो लगभग एक 10 दिन पहले एक स्विंग बना था। मुझे लग रहा है उस लेवल्स तक एक बार एक रैली अभी भी बन सकती है। तो यहाँ पर लॉन्ग करने की सलाह है इप्का लैब्स 1620 के स्टॉप लॉस के साथ। फर्स्ट टारगेट होगा अराउंड 1765 का और सेकंड टारगेट होगा अराउंड 1780 का। ओके 1765 1780 के टारगेट के लिए आपको करनी है खरीदारी। इप्का लैब में यहां पर 1620 के स्टॉप लॉस के साथ तेजी करें, ये है राय सचिन जी की तरफ से आती हुई। ओके, यह बहुत ही बढ़िया। और इस बीच एक अपडेट और देना चाहते हैं आशु सर, और वो है बैंक ऑफ बड़ौदा पर। तो एक बार आशु जी को पूछ लेते हैं। आशु जी बताएं सर। अनिल जी, बैंक ऑफ बड़ौदा में मिस कर गया था। हमने फ्राइडे को शॉर्ट कॉल दी थी, 46 25 30 का रेट था, अभी 47 है। अनिल जी पोजिशनल शॉर्ट है, 50 रुपए के स्टॉप लॉस से इसको चलाना है। ये पोजिशनल शॉर्ट है। इंश्योरेंस स्टॉक्स शॉर्ट है, निफ्टी में बुल ब्रियर स्प्रेड बना हुआ है। अनिल जी मैं 2-3 चीजें एक रिमाइंड करवाना चाहता हूँ। जिस तरह से मैंने बार बार कहा कि लॉकडाउन का एक्सटेंड होना डिस्काउंटेड था, वैसे ही जैसे स्वाति ने भी अभी लॉकडाउन के बारे में बोला, लॉकडाउन का खुलना भी डिस्काउंटेड है। उसके चलते कोई फ्रेश तेजी नहीं करे, और खुलने के बाद भी जिस तरह की दिक्कतें आनी है वो बड़े चैलेंजेस और आने वाले हैं। खुलने के बाद चाहे फेस खोलें, चाहे ग्रीन खोलें, चाहे जैसे भी खोलें, तो वो मुश्किल आने वाली है। दूसरी चीज अनिल जी, जो जितने भी अभी मैंने स्टॉक्स की बात की, बायोकॉन, सन फार्मा, आरबीएल, ये स्पेसिफिकली बोल रहा हूं अनिल जी, तेजी डायरेक्ट कोई करेगा उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सिर्फ और सिर्फ स्प्रेड से लेने हैं, और कोई स्टॉप लॉस नहीं है, कोई कुछ नहीं है। जब प्रॉफिट आए बुक करना है। तीसरी चीज अनिल जी, फिर मैं लोगों को रिमाइंड करता हूं, क्लाइंट्स भी बहुत पूछते हैं, हम जब बोलते हैं ना अब लेना नहीं है या अब बेचना नहीं है, तो वो सेकंड लेग है ना जो अपने आप बना लेते हैं। अगर अब लेना नहीं है तो मतलब बेचना है, और अगर अब बेचना नहीं है तो मतलब लेना है। तो प्लीज कृपया करके इस चीज का बहुत ध्यान रखें। अगर कुछ नहीं करना होता तो वो टाइम कुछ नहीं करने वाला ही होता है। ये अपने आप भी अनिल जी कहते हैं कि अब लेना नहीं है या बेचना नहीं है, तो सब लोग अपने बहुत स्मार्ट हैं, वो रिवर्स शुरू कर देते हैं कि लेना नहीं है तो बेचना है। कंपल्सिव ट्रेडिंग से परहेज करना बहुत जरूरी है अगर आपने ट्रेडिंग में प्रॉफिट बनाना है तो। ठीक बात है, चलिए बहुत बढ़िया। ओके, लेकिन इस बीच 2 स्टॉक हैं जो रहेंगे सुर्खियों में और रडार पर, और वो है इंडसइंड बैंक और एक्सिस बैंक। आज इंडसइंड बैंक के नतीजे आने की तैयारी में है और एक्सिस बैंक के नतीजे कल आएंगे। अनुमान के साथ पूजा है हमारे साथ। पूजा बताइए। जी, पहले इंडसइंड बैंक के नंबर्स की बात कर लेते हैं, जो कि अब एक्सपेक्टेड थे कि 3:30 बजे के पहले ही आने चाहिए। यहाँ पर नंबर्स कमजोर आ सकते हैं, और ये Q3 में ही जब कंपनी ने अपने नतीजे घोषित किए थे, उसी में कहीं ना कहीं एक अंदाजा हो गया था कि यहाँ पर कमजोर नंबर्स देखने को मिल सकते हैं। कुछ अकाउंट्स हैं जहां पर की कंसर्न काफी ज्यादा है, उसके सामने बैंक प्रोविजनिंग काफी करेगी। मिसाल के तौर पर इनके कुछ SME, कॉर्पोरेट और रिटेल, यहाँ पर उनको अधिक प्रोविजनिंग करनी पड़ सकती है। कोविड-19 की दिक्कतें और ज्यादा बढ़ गई हैं उसके चलते। तो हमारा अनुमान है कि 80% की बढ़त इस बार प्रोविजनिंग में देखने को मिलेगी, जिसका कि एक हिट असर मुनाफे पर पड़ेगा, और हमारा अनुमान है कि 58% की गिरावट कंपनी के मुनाफे में देखने को मिल सकती है। लेकिन ये जो हम तुलना कर रहे हैं, ये साल दर साल नहीं कर रहे हैं, तिमाही दर तिमाही कर रहे हैं, क्योंकि Q1 FY20 में भारत फाइनेंशियल के साथ कंपनी की मर्जर की प्रक्रिया पूरी हुई थी। तो सालाना आधार पर तो नंबर्स कंपेयर नहीं कर सकते। अगर क्वार्टर भी देखेंगे तो ग्रोथ धीमी ही है। एक और बात जहां पर आपको नजर रखनी है वो ये है कि कंपनी का मैनेजमेंट भी बदला है। तो मैनेजमेंट जब बदलता है तो उसकी तरफ से भी कुछ नए बयान और बड़े फैसले देखने को मिल सकते हैं। तो इस बार कमेंट्री क्या आती है मैनेजमेंट की तरफ से, इस पर भी हमारी नजर रहेगी। बिल्कुल, पर उससे पहले अगर स्टॉक में देखें तो अच्छी तेजी है, 5% ऊपर है। पूजा, कल एक्सिस बैंक के भी नंबर आने वाले हैं, वहां पर बताइए कैसा अनुमान लगाया जा रहा है? जी, एक्सिस बैंक के नंबर्स में देखिए कोर प्रदर्शन में तो कोई दिक्कत नहीं है, और उसका भी अंदाजा हमें Q4 के जब प्रोविजनल आंकड़े एक्सिस बैंक ने जारी किए थे उससे कहीं ना कहीं एक अंदाजा लग गया था, क्योंकि कंपनी की एडवांस ग्रोथ भी अच्छी थी 21% की, और डिपॉजिट में भी 24% की ग्रोथ देखनी गई थी। तो प्रोविजनल आंकड़ों को देखते हुए एक अंदाजा लग गया था कि कोर प्रदर्शन में कोई दिक्कत नहीं है, मतलब ये क्वार्टर अच्छा ही रहेगा। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट अगेन मैनेजमेंट की कॉमेंट्री ही होगी। कोविड-19 के चलते इन्हें भी अधिक प्रोविजनिंग करनी पड़ सकती है। किन अकाउंट्स के सामने करेंगे, किस तरीके से करेंगे, रिटेल में कितना एक्सपोजर उसके सामने इनको कितना पड़ सकता है, ये तमाम कुछ पॉइंट्स होंगे जिस पर कि हमारी नजर रहेगी।
बिल्कुल, तो नजर रहेगी। आज इंडसइंड बैंक के नंबर्स आने वाले हैं और फिर कल आएंगे एक्सिस। दोनों ही स्टॉक्स को अगर आप देखें तो अच्छी तेजी बनी हुई है, 5% ऊपर चल रहे हैं दोनों इस समय। और साथ ही आईसीआईसीआई बैंक पर भी नजर रखिए, वहां पर भी आपने बढ़िया तेजी देखी है। एचडीएफसी बैंक आज उतना पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, पर भसीन साहब आज सुबह बोल के कहे कि इस स्टॉक में भी आज तेजी एक्सपेक्ट कर सकते हो, तो फाइनेंशियल स्पेस पर अच्छा एक्शन हो सकता है। एक्सिस फिलहाल डेज हाइपर ट्रेड कर रहा है। एक अच्छा ब्रेकआउट आ रहा है कुछ कंजम्पशन स्टॉक्स पे। कुणाल जी, कोलगेट पामोलिव, इस पर नजर डालिए। जब से ये शो शुरू है तब से ही इसमें एक्शन देखने को मिल रहा है और अभी थोड़ी देर पहले एक और फ्रेश बाइंग का सिग्नल आया है। यहां पर चार्ट स्ट्रक्चर क्या बता रहा है सर? देखिए, बहुत अच्छा चार्ट है दीपांशु, लगातार स्टॉक से तेजी देखी गई है। अच्छी बात यह है कि आज एक ब्रेकआउट होता नजर आ रहा है 1520 के ऊपर, और अभी मैंने और राकेश जी ने टाटा सीपी पर खरीदारी की राय दी थी। तो जिस तरह का ओवरऑल स्ट्रक्चर है, सारे ही एफएमसीजी स्टॉक्स में ब्रेकआउट है। HUL, ब्रिटानिया, कोई भी आप देख लें, सभी में ब्रेकआउट आता हुआ नजर आ रहा है। और इस स्टॉक ने भी जो 1520 के ऊपर ये ब्रेकआउट दिया है, मुझे लगता है कि यहाँ 1600 रुपए तक का डेफिनेटली रूम ऑन दी अपसाइड दिख रहा है। तो जिन्होंने भी आज खरीदा है बिल्कुल होल्ड करके चलें और 1520 पर अब एक स्टॉप लॉस रखें। ओके, 1520 पर आप वहां पे स्टॉप लॉस रखें, बट अच्छा मूवमेंट आ रहा है, बल्कि सारे कंजम्पशन स्टॉक्स आज अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। सुबह सुमित जी ने ब्रिटानिया पे बात करी थी, वो भी अब 3200 के आसपास आ गया है। तो सुमित जी का जो पहला टारगेट था ब्रिटानिया पर, जो आज सुबह उन पे बात करी थी, वो आता हुआ आपको दिख रहा है। सुमित जी, ब्रिटानिया पर अपनी कॉल जरा अपडेट कर दीजिए। इस समय आपका पहला टारगेट आ गया, जो सुबह आपने इसके बारे में बात किया था। और फिर एक और स्टॉक जो मुझे आपसे पूछना था वो है SRF। अच्छा मूवमेंट यहां पर भी आता हुआ दिख रहा है, यहां पर क्या कॉल है? बिल्कुल सही दीपांशु, 3200 का जो पहला टारगेट था वो अचीव हो रहा है अभी, और स्टॉक के अंदर ब्रेकआउट ही है और अच्छा खासा मोमेंटम है स्टॉक के अंदर, और वॉल्यूम्स के साथ मूव देखने को मिल रहा है। तो ब्रिटानिया में पोजीशंस को होल्ड करें, ट्रेडिंग स्टॉप लॉस का यूज करें। ऊपर में 3200 के ऊपर अगर आज क्लोजिंग देखने को मिलती है तो 3300 रुपए तक का लेवल ब्रिटानिया में आने वाले दिनों में यहाँ से देखने को मिलेगा। तो स्टॉक के अंदर पोजीशंस होल्ड करके चलने की सलाह रहेगी, ट्रेडिंग स्टॉप लॉस का यूज करें। दूसरा स्टॉक जो आपने पूछा SRF, स्टॉक के अंदर 3610 के आसपास का अभी भाव चल रहा है। 3650, 3660 का इसके अंदर रेजिस्टेंस है। ये लेवल्स अगर एक बार टूटेंगे तो फिर SRF के अंदर भी मोमेंटम बिल्डअप होगा और फिर ऊपर में 3750 से 3800 तक का लेवल हो सकता है इसी वीक में देखने को मिले। आपका स्ट्रक्चर SRF का भी सही लग रहा है, इसके अंदर लॉन्ग पोजीशंस होल्ड करके चलने की सलाह रहेगी, और जो रेजिस्टेंस मैंने कहा वो टूटता है तो उसके बाद फ्रेश बाय का व्यू लेके चलने का भी सलाह रहेगा। बिल्कुल, तो SRF पे आपने बढ़िया मूवमेंट आते हुए देख रहा है और इस समय आप देख भी रहे हैं कि स्टॉक शानदार दौड़ लगा रहा है। वागले जी, एक UPL पर भी नजर डालिए, वहां पर भी एक सिमिलर मूवमेंट आ रहा है। 4-4.5% की तेजी, अभी थोड़ी सी हल्की सी डेज हाई से मुनाफा वसूली हुई है, पर आज स्ट्रक्चर काफी मजबूत लग रहा है UPL का। यहाँ पर आप कुछ ट्रेड करना चाहेंगे? दीपांशु, व्यू पॉजिटिव है बट मोमेंटम थोड़ा सा मिसिंग है। UPL मैं कहूंगा करंटली 344, 348 के आसपास, मुझे नहीं लगता है 355 के पार ये निकलेगा। अभी 351 है, तो 3-4 रुपए के लिए ट्रेड लेना अवॉइड करें। ओके, लेकिन इस बीच इंश्योरेंस स्टॉक्स बेहद एक्शन में है। आईसीआईसीआई प्रू कमजोर नतीजों के बावजूद जबरदस्त दौड़ लगाते हुए दिख रहे हैं। आज HDFC लाइफ के भी नतीजे आने वाले हैं, बाकी नॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनियों के शेयर भी तेज दौड़ लगा रहे हैं। क्या कुछ हो रहा है इस सेक्टर में, बताने के लिए तैयार हैं संदीप ग्रोवर। संदीप, बताइए। देखिए अनिल जी, नंबर्स जरूर खराब थे आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल के, लेकिन जो मैनेजमेंट की कमेंट्री थी बेहद दमदार थी और इनफैक्ट इससे आप देखिए पूरे सेक्टर में जोश भरता हुआ दिखा। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल तो ऊपर है ही आज के सेशन में नंबर्स खराब होने के बावजूद, बाकी तमाम स्टॉक्स देखिए आप इंश्योरेंस स्पेस के, वहां पे भी जबरदस्त एक्शन देखने को मिल रही है। अब उन्होंने ऐसा कहा क्या है कमेंट्री में? पहली बात तो ये है, उन्होंने कहा है कि जो फिक्स्ड इनकम पोर्टफोलियो है उसका जो 94% एक्सपोजर है वो या तो सरकारी बॉन्ड्स में है या तो फिर AAA रेटेड बॉन्ड्स में है। तो उस लिहाज से देखा जाए ये एक दिक्कत की बात, जो चिंता की बात थी, वो कहीं ना कहीं अलग होती हुई दिखी। दूसरी बात आप देखिए, 150% का रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है जहां तक सॉल्वेंसी रेशो की बात है, और 194% की इनकी सॉल्वेंसी रेशो है। तो उस लिहाज से अगर हालात बिगड़ते भी हैं तब भी वो कह रहे हैं कि इनकी जो सॉल्वेंसी रेशो है, जो कि रिक्वायर्ड नॉर्म्स है, उसके ऊपर ही मेंटेन रहेगी। तो ये तो दूसरी बात है जो कि मैनेजमेंट कमेंट्री में काफी पॉजिटिव निकल के सामने आती हुई दिखी।
तीसरी बात, जो गारंटी रिटर्न वाले प्रोडक्ट्स हैं, इनकी जो कुल लायबिलिटीज है उसका मात्र 0.4% यानी कि आधे % से भी कम है। तो ये तीसरी बड़ी बात है जो कि मार्केट को कहीं ना कहीं एश्योरेंस देती हुई दिखी है। और चौथी बात यह है कि जो नॉन लिंक सेविंग एंड प्रोटेक्शन सेगमेंट है, जो कि काफी ज्यादा इनके मुनाफे में कंट्रीब्यूट करता है, और वो इनके जो VNB है, जो वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस है, उसका करीब 74% के आसपास कंट्रीब्यूट करता है। और एक चिंता आप देखिए इस चीज को लेके है कि शायद जिस तरह से भारत में कोरोना को लेकर मौतें आ रही हैं, इनके ऊपर क्लेम काफी बड़ा आ सकता है। 723 इन्होंने आंकड़ा एक दिया है जो कि शायद मार्च 31 तक का है। उसके बेसिस पे देखा जाए तो मात्र 2 ऐसे क्लेम हैं जो कि ICICI प्रूडेंशियल के जिम्मे में आते हुए दिखे हैं। तो ये भी एक चिंता जो थी बड़ी, कहीं ना कहीं मैनेजमेंट की कमेंट्री में खत्म होती हुई दिखी। और बीते 20 साल में उन्होंने कहा कि आप एसेट्स की हिस्ट्री देखिए, 0 NPS के आसपास हम ऑपरेट करते हुए दिख रहे हैं। और उस लिहाज से देखा जाए फिर ब्रोकर्स का भरोसा भी बढ़ता हुआ दिखा है। 2 रिपोर्ट्स आई हैं जिसमें CLSA, क्रेडिट स्विस दोनों ने अपने टारगेट जरूर कट किए हैं जिस तरह से प्राइसेस नीचे आए हैं, लेकिन रेटिंग में कोई बदलाव नहीं किया है। CLSA ने बाय रेटिंग अब भी बरकरार रखी है। VNB मार्जिन में जो बढ़त हुई उससे वो काफी खुश हैं। और क्रेडिट स्विस ने भी आउट परफॉर्म की रेटिंग बरकरार रखी है। उन्होंने EPS के जो अनुमान है जरूर कट किए हैं FY21-22 के, लेकिन उनका कहना है कि मार्जिन में सुधार की उम्मीद है आगे चलते हुए। तो उस लिहाज से देखा जाए ब्रोकर्स भी संतुष्ट हैं जिस तरह की कमेंट्री आई है। नंबर्स भले ही खराब रहे हैं, लेकिन मजबूत कमेंट्री से ना केवल ICICI प्रू, बाकी तमाम स्टॉक्स आज जोश में है, फोकस में है। बिल्कुल, तो कमेंट्री जो है वो काफी मजबूत रही है। हालांकि मेरे को याद है ICICI प्रू के नतीजे आने के एक दिन पहले जो अपडेट्स आए थे इंडस्ट्री के वो नेगेटिव थे, अर्निंग्स भी उतनी अच्छी नहीं रही, पर कमेंट्री के लिहाज पे आप देखें तो आज बढ़िया मूव आ रही है। सचित जी, ICICI प्रू या HDFC लाइफ, क्योंकि ICICI प्रू में ऑलरेडी इतना बड़ा मूव आ गया है, दोनों में से अगर एक स्टॉक पर ट्रेड लेना हुआ तो किसका स्ट्रक्चर बेटर लग रहा है? देखिए, आई थिंक दोनों के स्ट्रक्चर्स काफ़ी मिलते जुलते हैं। इनफैक्ट जिस तरीके से अभी तक प्राइस एक्शन रही है, बट डेफिनेटली अगर हम थोड़ा सा ब्रॉडर स्ट्रक्चर देखें तो मुझे लग रहा है यहाँ पर HDFC लाइफ में अभी भी थोड़ा सा पोटेंशियल बेटर है। इनफैक्ट जिस तरीके से ये सीक्वेंस बना है और आज का जो स्विंग बना है अराउंड 459 के आसपास, आई थिंक वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो 460 के स्टॉप लॉस के साथ HDFC लाइफ में एक ट्रेडिंग कॉल भी इनिशिएट किया जा सकता है। ओवरऑल टारगेट होगा अराउंड 534 के आसपास का। आई थिंक इसके 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी वहीं पे प्लेस्ड है। तो आई थिंक यहाँ पर HDFC लाइफ में एक फ्रेश ट्रेड लिया जा सकता है। ICICI प्रू ऑलरेडी काफ़ी चल चुका है, इसमें भी स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सिमिलर ही है, बट मुझे लग रहा है कि वहाँ पर थोड़ा सा एक हर्डल है अराउंड 390 के आसपास। जैसे ही वो पर्टिकुलर लेवल ब्रेक हो जाता है ICICI प्रू में, आई थिंक वहाँ पर भी मोमेंटम इक्वली मिल सकता है। बट फिलहाल ट्रेड के लिहाज से मुझे लग रहा है HDFC लाइफ में एक बेटर अपॉर्चुनिटी है एंड फ्रेश ट्रेड वहाँ पर लिया जा सकता है। ओके, तो ये है आपके लिए राय HDFC लाइफ पर। आइए मैं आपको बता दूं कि भसीन साहब की तरफ से भी कुछ बेहतरीन कॉल्स, 2 बेहतरीन कॉल्स आने की तैयारी में। थोड़ी ही देर में भसीन साहब हमारे साथ जुड़ेंगे फोन लाइन पर। उससे पहले सुमित जी तैयार है अपने क्लोजिंग वाले शो के पहले सैटेलाइट के साथ। आइए सुमित जी। बताएं सर। जी अनिल जी, सैटेलाइट स्टॉक पे जो स्टॉक अभी रडार पे आया है उसका भाव चल रहा है 265-266 के आसपास। स्टॉक का नाम है मिंडा इंडस्ट्रीज। 266 का अभी करंट भाव है। 266 स्टॉक के अंदर मोमेंटम अच्छा है, 5% के आसपास का अपसाइड मूव देखने को मिल रहा है। ऐसा लग रहा है कि स्टॉक यहाँ से एक अच्छा खासा स्पर्ट दिखा सकता है। कल का हाई स्टॉक के अंदर जस्ट अभी ब्रेक हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि स्टॉक के अंदर यहाँ से मोमेंटम बिल्डअप होना चाहिए और अच्छा खासा अपसाइड मूव देखने को मिलना चाहिए, जिसमें 285 का पहला टारगेट होगा और 300 का दूसरा टारगेट होगा। 285 और 300 ये 2 टारगेट को ध्यान में रखते हुए मिंडा इंडस्ट्रीज को 1 से 2 दिनों के लिए ट्रेड इनिशिएट करना चाहिए। नीचे में 250 से 255 के आसपास का सपोर्ट है, तो 255 का स्टॉप लॉस लगाएं, बाय करें 285 से 300 के टारगेट के लिए मिंडा इंडस्ट्रीज। ओके, 250 से 300 के टारगेट के लिए आप यहां पर खरीदारी कर सकते हैं मिंडा इंडस्ट्रीज में। 266 से 268-69 की रेंज में यहां पर खरीदारी करें। 255 का लगाइएगा स्टॉप लॉस। ये है वो स्टॉक जो बड़ी तेजी से भागता हुआ नजर आ रहा है। क्या बात है, ओहो, एकदम से बड़ी जोर से रॉकेट की तरह ही भागता हुआ दिख रहा है। तो चलिए, बढ़िया तेज दौड़ लगाता हुआ दिख रहा है। बाजार इस वक्त 9300 के आसपास दिख रहे हैं। 9300 के
ऊपर टिकने की कोशिश निफ्टी कर रहा है। बैंक निफ्टी ने तो डिसाइड कर लिया कि 20,000 के ऊपर बंद होना है, अभी तक तो कम से कम ये। अब 3 बजे आखिरी आधे घंटे में अब क्लोजिंग के लिहाज से ट्रेड्स होते हुए दिखेंगे। और मैं आपको बता दूं कि थोड़ी देर में भसीन साहब भी हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल होंगे, जो पहले तो अपनी जो भी पिक्स हैं उनमें अपडेट देंगे, और 2 नई पिक्स आपको आज भसीन साहब की तरफ से मिलने वाली है, उसके लिए भी हम उनको फोन लगाने की तैयारी कर रहे हैं। इससे पहले और कोई लिंक है दीप जो आप चाहते हैं इस वक्त हो जाए? दीप जी अनिल जी, बिल्कुल। जो आज वागले साहब की मन्नापुरम पे कॉल थी और पहले मुथूट पे कॉल थी, तो जो गोल्ड फाइनेंस का मार्केट वागले साहब ने अब मोनोपोली अपना बना लिया, उसी पे एक लिंक है। मानसी हमारे साथ तैयार हैं। जिस तरह से गोल्ड फाइनेंस कंपनीज में एक्शन देखने को मिल रहा है, सोने के भाव भी दिन बर दिन काफी ऊंचाई छू रहे हैं, तो जो एक्शन इन कंपनीज में आ रहा है उसका रिलेशन मानसी ने निकाला है। मानसी, बताइए आपकी रिसर्च क्या बता रही है, इन स्टॉक्स में जिस तरह का एक्शन आ रहा है, आगे जाके कैसा एक्शन देख? तो देखिए, इसके 2 भाग हैं। सबसे पहले तो ज्वेलरी शेयर्स की अगर बात करें तो वहां पर हम गिरावट देख रहे हैं, लेकिन गोल्ड फाइनेंस कंपनी की जो स्थिति है फिलहाल कोरोना वायरस की, उसका असर गोल्ड फाइनेंस कंपनियों पर बिल्कुल नहीं पड़ रहा है। अच्छे खासे रिटर्न्स इन स्टॉक्स पर देखने को मिल रहे हैं। सबसे पहले ज्वेलरी की अगर बात करें तो आज सुबह हमने थोड़ी बाइंग जरूर देखी, लेकिन पीसी ज्वेलर्स, टाइटन, थंगम ऑयल जैसे स्टॉक्स हैं जो कि 23% से लेकर करीब 50% की गिरावट इस साल की शुरुआत से लेकर अब तक ही दिखा चुके हैं। देखिए, अक्षय तृतीया कल ही गई है, लेकिन बावजूद इसके सोने की चमक फीकी ही पड़ती हुई दिखी है। मांग में करीब 95% तक की गिरावट देखने को मिली। लॉकडाउन के चलते पिछले साल के मुकाबले 5% की बिक्री ही देखने को मिली है, और फरवरी एक्सपोर्ट करीब 20% घटे हैं। एक साल में सबसे खराब एक्सपोर्ट का ट्रेंड इस बारी फरवरी में देखने को मिला है। और साथ ही कीमतें लगातार बढ़ती देखने को मिल रही है, जिसका सीधा असर मांग पर भी पड़ रहा है। करीब 52% का उछाल महज एक साल में बुलियन मार्केट में गोल्ड में हम देख चुके हैं। डिजिटल ट्रांजैक्शंस का सहारा ज्वेलर जरूर ले रहे हैं, लेकिन इसका कोई खास फायदा होता दिख नहीं रहा है। लेकिन हम लंबी अवधि के लिए आउटलुक अगर देखें तो ये पॉजिटिव जरूर है, क्योंकि माना यह जा रहा है कि सुरक्षित निवेश के तौर पर ज्वेलरी की मांग जो है आगे बढ़ती हुई जरूर दिखेगी, और जून के बाद स्थिति जो है उसमें भी सुधार जरूर देखने को मिल सकता है। इंडियन बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन की तरफ से बयान आता हुआ दिखा है। और एक पॉजिटिव चीज ये भी है कि करंट लेवल्स पर काफी डिस्काउंटेड रेट पर ये स्टॉक्स मिल रहे हैं, तो निवेश का नजरिया बनाया जा सकता है। लेकिन इसके विपरीत गोल्ड फाइनेंस कंपनी, जैसे कि आप कह रहे थे, शानदार प्रदर्शन दिखा रही है। 2 कंपनियां, मुथूट फाइनेंस 1 महीने में 65% तक की तेजी ये स्टॉक दिखा चुका है। वहीं मन्नापुरम फाइनेंस की अगर बात करें, 41% तक की बढ़त 1 महीने के अंदर ही ये स्टॉक में देखी जा चुकी है। जायज है बिल्कुल तेजी के कारण। एक तो लोगों को इस स्थिति में पूंजी की जरूरत है, और गोल्ड लोन की मांग बढ़ने की पूरी उम्मीद है। कंपनियों का मैनेजमेंट का भी यही कहना है कि आने वाले दिनों में भी इसकी मांग जरूर बढ़ती हुई दिखेगी। साथ ही गोल्ड फाइनेंस कंपनियों की नकदी की हालत भी अब दुरुस्त है। आरबीआई की तरफ से हाल ही में ये बयान आता हुआ दिखा था। मन्नापुरम फाइनेंस की अगर बात करें, लोन बुक की 67% हिस्सेदारी गोल्ड लोन से आती है। मुथूट फाइनेंस में 87% हिस्सेदारी इनकी लोन बुक की गोल्ड लोन से ही आती है। अगर इनके मुनाफे और आय के ट्रेंड को देखें, बढ़ते क्रम में ही मुनाफा और आय भी देखने को मिला है। तो क्लियरली ज्वेलरी स्टॉक्स पर आप हो सकता है कि गिरावट देखें, लेकिन गोल्ड फाइनेंस कंपनियां कोरोना वायरस की जो स्थिति है इसके सामने बिल्कुल बढ़त दिखा रहे हैं। ओके, तो ये है आपके लिए गोल्ड कंपनियों पर, ज्वेलरी कंपनियों पर पूरा का पूरा खबरों का भंडार। ओके, आइए अब आगे बढ़ते हैं और आखिरी आधे घंटे में भसीन साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं, उनके लिए बिगुल। भसीन साहब, सबसे पहले तो आप अपडेट दे दें। एक तो सुबह भी आपने 2 दमदार कॉल्स दिए थे, L&T फाइनेंस और HDFC बैंक, क्या करना है उनमें, और उनके अलावा और कोई अपडेट्स हैं? फिर मैं उसके बाद आपसे नई कॉल्स लेता हूं। हाँ अनिल जी, तो पहला अपडेट ये है कि HDFC बैंक ने आज थोड़ा अंडर परफॉर्म किया है। 931 ऑन क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस था, उसको बढ़ा के आप 925 कर दीजिए। ऑन अ क्लोजिंग बेसिस 925 के नीचे बंद हुए तो आप निकल सकते हैं। मगर मैं यही सुझाव दूंगा कि HDFC इज अ क्वालिटी बैंक। मुझे बहुत आशंका है कि HDFC यहाँ कंसोलिडेट कर रहा है एंड इट कैन बी एन आउट परफॉर्मर। तो अभी भी मैं कायम हूँ। 924 का क्लोजिंग लेवल पे स्टॉप लॉस है, 985 to 1020 का टारगेट। दूसरा था L&T फाइनेंस, वहाँ पे भी वही है, 5875 का स्टॉप लॉस है और 65 और 68 का टारगेट है, वो कायम है। दूसरा हमारा एक आपके यहाँ दिया था 1800 पे हीरो होंडा, वो प्रॉफिट भी बुक कराया है, लेकिन आज वो 1950 निकल गया है। तो अगर जिन्होंने रख रखा है देन नाउ
the upper limit also seems to be on the card for a hit of 2000. So all these three have worked well. अभी भी सन टीवी पे बाय है, जो आपको टारगेट दिया 351 का स्टॉप लॉस, 400 का फर्स्ट टारगेट और 450 का टारगेट इन द नेक्स्ट 3 मंथ। ठीक है, तो ये आपके लिए सारे अपडेट्स हो गए। अब बताइए सर, नया क्या करना है वो भी बता दीजिए। नया आज अभी नए 2 कॉल्स आप जाने, पहला कॉल कौन सा है इसका? हाँ, तो पहला कॉल थोड़ा सा ये आज की डेट में ये ना कंस्ट्रक्शन कंपनीज पे काफी दबाव आया हुआ था, बट अभी हमारी लैंग्वेज आई है एनसीसी से, और जो उनसे वार्तालाप हुई है उन्होंने कहा है कि नागपुर बॉम्बे एक्सप्रेसवे और जो बाकी उनके NHAI के साथ विवाद थे वो सब क्लियर हो गए और पैसे की अब वहां से वापसी आने की उम्मीद है। तो वो सोचते हैं कि जो ऑर्डर बुक है अब वो एग्जीक्यूशन पे जाएगी। 24.25 का भाव है एनसीसी का, और मुझे लगता है कि यहाँ से आपको ये वापस 27.5 इन द नियर टर्म, और अगर आप इसको 2 महीने रखें तो 30 रुपए का भाव दे सकता है। 22.75 का आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, बट आई वुड टेल यू इट्स अ वेरी वेरी गुड प्राइस टू गेट इनटू सम ऑफ दी लैंड बैंक स्टॉक्स। और ये एनसीसी ने पहले भी हमें जस्ट बिफोर द लॉकडाउन का प्रोग्रेस अच्छा कर रहा था, और अब लॉकडाउन के बाद अनिल जी जितना माइग्रेंट लेबर है उनका रीअसेसमेंट होने में ऑल स्टेट्स विल बी वेरी प्रिवी इन गेटिंग एनसीसी लाइक इनके बिजनेस में वापस सुधार आने की बहुत अच्छी आशंका है। ओके, तो नागार्जुना कंस्ट्रक्शन कंपनी यानी कि एनसीसी 25-25.5 रुपए के आसपास ये स्टॉक चल रहा है। यहां पर आपको करनी चाहिए खरीदारी। 22.75 का स्टॉप लॉस लगाइए, 27.5 और 30, 10 से 20% ऊपर तक के टारगेट्स यहां पर आप एनसीसी में देख सकते हैं आते हुए। यहां खरीदारी करने की राय वसीम साहब की तरफ से। आज का ये एक नया स्टॉक है एनसीसी लिमिटेड। वसीम साहब, दूसरा स्टॉक कौन सा है आज का? दूसरा स्टॉक मेरा थोड़ा सा फेवरेट रहा है, जो आपको याद है 328 पे कहा था। आज वो 2-3 दिन कंसोलिडेट करके फिर यूपीएल ने ब्रेकआउट दिया है, और मुझे लगता है यूपीएल और रैलीज यहाँ से आउट परफॉर्म करेंगे। तो 345 और 48 का भाव है। यूपीएल में आप 332 का स्टॉप लॉस रखिए, और वापस मेरे को लगता है 380 to 385 इसका मीडियम टर्म टारगेट आ सकता है इन नेक्स्ट 3 डेज। अगर आप इसको रखेंगे अगर 3 महीने, तो वही आपको 450 का टारगेट रहेगा मेरा यूपीएल पे। क्वालिटी स्टॉक है। एग्रोकेमिकल में हमने वापस रुझान दिखा है। ग्लोबली बिजनेसेस आर डूइंग वेल, और रैलीज और यूपीएल एज अ डिस्क्लोजर हमारे कवरेज में है, एंड दे विल बी very very big out performers as economic activity reoccurs और food supply में जैसे जैसे growth आएगी। Also a very strong monsoon expected will be another catalyst for this stock. ओके, तो यूपीएल ये है वो एक और, मेरे ख्याल से यूपीएल आपने कुछ दिन पहले भी दिया था, तब बड़ा तेजी से भागा था। 2 ही दिन में शायद टारगेट्स हासिल हो गए थे वसीम साहब, राइट? हाँ, 328-30 में दिया तो सर 380 का 80-85 का टारगेट था, वो आई थिंक उसी दिन या 2 दिन में हो गया था। तो अब ये फिर कंसोलिडेट करके चल रहा है, तो वही 80-85 तक जाएगा। लेकिन अगर आप इसको 3 महीने रखेंगे या 2 महीने, तो मुझे 450 का भाव दिखता है। ओके, ओहो, 450 रुपए तक के भी टारगेट्स आ सकते हैं। फिलहाल खरीदें 348 के आसपास, 350 के आसपास, 380 और 385 2 टारगेट आपको लेकर चलना है, और 332 के आसपास का लगाना है स्टॉप लॉस। बहुत बहुत शुक्रिया वसीम साहब, बेहतरीन 2 और पिक्स देने के लिए, और साथ ही अपनी पुरानी पिक्स का पूरा अपडेट देने के लिए, ताकि व्यूअर्स को यह पता रहे कि कब क्या करना है। आइए, संदीप हमारे साथ हैं एक बार फिर से, और संदीप ने इस बार रिसर्च की है स्पेशलिटी केमिकल्स वाली कंपनियों पर। वहां पर क्या कुछ एक्शन हो रहा है, शेयर क्यों भाग रहे हैं, मजबूती क्यों हो रही है, और सेक्टर में क्या बदलाव हो रहे हैं, इस पर है रिसर्च। संदीप बताइए। देखिए, स्पेशलिटी केमिकल स्टॉक्स की जहां तक बात है सर, तो ये एक बेटर ऑफ हैं। ये इनकी जो कंडीशन है बाकी सेक्टर्स के मुकाबले देखा जाए तो थोड़ी आपको अलग नजर आएगी, अच्छी नजर आएगी। और जैसे ही लॉकडाउन खत्म होगा तो इन स्टॉक्स में हो सकता है, या पूरे सेक्टर में अगर आप देखिए जो रिवाइवल है वो और भी ज्यादा तेज हो सकता है। उसके कुछ मुख्य वजह, जिस वजह से आप देखिए कि जितने बाकी स्टॉक्स पिटे हैं उसके बनस्पत आपको इनमें कम गिरावट नजर आएगी। ये इसलिए कि पहली बात तो लॉकडाउन के बावजूद आंशिक तौर पर जो ज्यादातर कंपनीज है उनमें जो कामकाज है वो अभी भी चलता हुआ दिख रहा है। सरकार की ओर से जो आंशिक राहत आई है उसका इंपैक्ट इनके ज्यादातर प्लांट्स में देखने को मिल रहा है। और ये दरअसल इसलिए क्योंकि ज्यादातर अगर आप देखिए इनकी जो सप्लाईज है वो जो एसेंशियल सेगमेंट के जो से जुड़े हुए जो प्रोडक्ट्स हैं उनको होती है, जिसमें फार्मा है, पर्सनल हेल्थ है, एग्रोकेमिकल है। इन इंडस्ट्रीज को ये सप्लाई करते हैं, और वहां पे कामकाज नहीं रुका है या वहां पे लॉकडाउन में राहत मिली है तो उसका इंपैक्ट कहीं ना कहीं इनकी मांग में सीधे तौर पे देखने को मिलता है, जो कि काफी स्थिर आपको नजर आएगी। दूसरी बात आप देखिए, एक्सपोर्ट से भी आप देखिए इनकी जो आय है उसका बड़ा हिस्सा आता है, और जिस तरह से रुपए कमजोर हुआ है वो लगातार इनकी जो अर्निंग्स है उसको कहीं ना कहीं सपोर्ट करता हुआ दिखेगा।
क्रूड ऑयल और उसके साथ साथ जो जुड़े हुए डेरिवेटिव्स हैं वो गिरे हैं, तो इससे इनकी जो लागत है वो कहीं ना कहीं कम होती हुई दिखी, तो इससे जो मार्जिन्स हैं वो काफ़ी बेटर रहते हुए दिखेंगे। तो ये तीसरा पॉइंट है जो कि इनके कहीं ना कहीं सपोर्ट करता हुआ दिखा है। मांग बरकरार है, लगातार लागत कम होती हुई दिख रही है और उसके साथ साथ रुपए का सपोर्ट देखने को मिल रहा है। और चौथी बात इसमें अगर आप देखना चाहेंगे तो कहीं ना कहीं जो डिमांड शिफ्ट है चाइना में, अगर आप देखें जो चाइना की ओर से जो सप्लाईज होती थी, ज़्यादातर देश अगर आप देखें आप कहीं ना कहीं एक विकल्प के तौर पर देख रहे हैं और भारत कहीं ना कहीं एक प्रेफर्ड बेट के तौर पे सामने आता हुआ दिखा है। तो उसका भी फायदा कहीं ना कहीं आने वाले समय में इन कंपनीज को सीधे तौर पे देखने को मिलेगा। तो 4 मुख्य वजह है जिस वजह से आप देखिए जो पूरा स्पेशलिटी केमिकल स्पेस है वो आपको बाकी इंडस्ट्रीज के मुकाबले बेटर नजर आएगा, उनकी स्थिति आपको ज्यादा अच्छी नजर आएगी। और जैसे ही लॉकडाउन की जो स्थिति खत्म होगी या फिर रिवाइवल का फेज आएगा, इन कंपनीज में आपको ज्यादा एक्शन देखने को मिलेगा। और आपके सामने ये कुछ आंकड़े रखना चाहता हूं कि किन किन सेक्टर से आप देखिए ये जो कंपनीज हैं स्पेशलिटी केमिकल स्पेस की, उनके आय का हिस्सा किस तरह से आता हुआ दिख रहा है। इसमें केमिकल है, फार्मा है, एग्रोकेमिकल्स है, हेल्थ केयर है, हाइजीन है। ये ज़्यादातर वो स्टॉक्स हैं जिसमें एसआरएफ, आरती इंडस्ट्रीज, नवीन फ्लोरिन, साथ ही साथ पीआई इंडस्ट्रीज, विनती ऑर्गेनिक्स जैसे स्टॉक्स हैं जिनके आप आंकड़े आप सामने देख रहे हैं कि इनके किस सेगमेंट से आय का कितना बड़ा हिस्सा आता है। और ये 4 मुख्य वजह है जिस वजह से आप देखिए ये आउट परफॉर्म करते हुए दिख रहे हैं। ओके, तो ये है वो तमाम स्पेशलिटी केमिकल्स वाले स्टॉक्स जो है मजबूत अच्छी खासी तेजी दिखाते हुए। आइए कुछ और स्टॉक्स हैं जो बड़ी मजबूती दिखाने और तेजी दिखाने के लिए तैयार है, वो बताएंगे कुणाल जी और राकेश जी बिगुल के बाद। बताएं सर। अनिल जी, हमारी खरीदारी की राय है मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज पर। इसका जो प्राइस वॉल्यूम एक्शन है, जो चार्ट है, वो अनिल जी कुछ कह रहा है कि कुछ बड़ा होने वाला है। यहाँ पर जिस तरीके का टेक्निकल स्ट्रक्चर है, एक तो बड़े चार्ट पर एक बड़ा रिवर्सल है और जिस तरीके का वॉल्यूम एक्शन है, ऐसा लगता है कि कुछ इनफाउंड बाइंग चल रही है। ओवर टू कुणाल जी। जी देखिए, एक पैटर्न का ब्रेकआउट है, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना एमएफएसएल में और ब्रेकआउट आता हुआ नजर आ रहा है। और जिस तरह का यहाँ स्ट्रक्चर है, जैसा राकेश जी ने कहा कि ऐसा दिखता है चार्ट देखकर कि स्टॉक में आपको बहुत जल्दी 500 रुपए के लेवल्स देखने को मिलेंगे। तो इन स्तरों पर यहाँ पर खरीदारी करके चलने की हमारी राय है। 446 पर 446 रुपए पर एक स्टॉप लॉस रखें। पहला टारगेट 470 रुपए का, दूसरा टारगेट 480 रुपए का होगा। तो 470 480 के लिए बाय करना है मैक्स फाइनेंशियल यानी कि एमएफएसएल। ओके, यहां पर होल्ड, यहां पर 470 और 480 के लिए होल्ड करने की राय है और 446 का स्टॉप लॉस लगाकर मैक्स फाइनेंशियल में खरीदारी करने की राय है। बिगुल एक और वागले साहब के लिए। जी वागले साहब बताएं। दिखाई दे रहा है 450, सिर्फ 4 रुपए का स्टॉप लॉस आप रिस्क लीजिए, बीटीएसटी ले लीजिए। कल के दिन में 12 से 15 रुपए मिलने चाहिए, वो भी मॉर्निंग के 1 घंटे में। मेरा 468 470 का टारगेट होगा। मैं छोटे टारगेट के लिए प्ले कर रहा हूँ। कौन सा स्टॉक कौन सा है लेकिन? मैक्स फाइनेंशियल अनिल जी। अच्छा, आपका भी मैक्स फाइनेंशियल है। ओके ओके, तो मैक्स फाइनेंशियल वागले साहब, क्या बात है, बैक टू बैक आपका भी, कुणाल जी राकेश जी के साथ आपका भी चार्ट। वाह, तो 455 के आसपास खरीदे। स्टॉप लॉस क्या बताया सर आपने अपना? 450 के नीचे जाएगा तो काट लेना। अपसाइड टारगेट 468 470। ओके, 455 4 के आसपास ले लीजिए। 450 का स्टॉप लॉस, 468 470 के टारगेट के लिए वागले साहब की भी राय है खरीदारी करने की मैक्स फाइनेंशियल में। कुणाल जी राकेश जी भी खरीदना चाहते हैं मैक्स फाइनेंशियल। आइए बिगुल सचिन जी के लिए, पता नहीं ये ना हो कि कहीं वो भी यही खरीद ले, हैट्रिक हो जाएगी ऐसे तो, लेकिन मुझे नहीं पता। बिगुल बजाइए। सचिन जी बताएं सर। अनिल जी, बीटीएसटी करना है अपोलो हॉस्पिटल में। जिस तरीके से इसका स्ट्रक्चर रहा है, यहाँ पर एक फ्रेश पेनेंट ब्रेकआउट एस्टैब्लिश हुआ है और जिस तरीके से अभी तक वॉल्यूम्स एडिशन हुए हैं, कल के वॉल्यूम से डबल हो चुके हैं और जिस तरीके से अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नज़दीक आ रहा है स्टॉक, तो मुझे लग रहा है यहाँ पर 1398 ये कैश का लेवल है। इसके स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग पोजीशन बनानी है। बीटीएसटी के लिहाज से टारगेट होगा अराउंड 1475 का
एंड एक पोजिशनल टारगेट होगा अराउंड 1520 का। खरीदना है अपोलो। ओके, स्टॉप लॉस 1398। स्टॉप लॉस बताएं सर। 1398। 1398। यस सर, 1400 से जस्ट थोड़ा सा नीचे। 1398, 1398 का स्टॉप लॉस। हाँ ठीक है, समझ गया। 1418 1420 के आसपास खरीदना है ये। 1475 पहला टारगेट है कल के लिए, और 1520 ये है दूसरा टारगेट जिसके लिए आपको करनी है खरीदारी। ये राय है आपके लिए सचिन की तरफ से अपोलो हॉस्पिटल पर। ओके, ये आपके लिए राय आती हुई। कुछ और स्टॉक्स जो एक्शन में है, बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व दोनों ही बड़ी मजबूती के साथ ट्रेड कर रहे हैं। इनमें से कहीं बीटीएसटी करने का मौका दिखता है? जरा सुमित जी इनके चार्ट्स देखिए और बताइए, क्या कल के लिए कुछ और मजबूती नजर आती है आपको? देखिए, स्टॉक के अंदर लोअर लेवल से बहुत स्मार्ट अपमूव देखने को मिला है। बजाज फिनसर्व के अंदर स्टॉक ऑलमोस्ट 4600 के पास आ चुका है, और जो आज सुबह का लो था वो करीब 4300 के आसपास था। तो रिकवरी बहुत स्मार्ट है। ऊपर में स्टॉक का जो रेजिस्टेंस है 4670 4700 के आसपास का है, जो कि कल का हाई भी है। मेरे को लग रहा है कि ये लेवल टूट जाएंगे तो फिर रिवर्सल का संकेत मिल जाएगा स्टॉक के अंदर, और फिर 5000 प्लस के लेवल जल्दी ही देखने को मिलेंगे। आज की क्लोजिंग और कल का दिन में कैसे ट्रेड होता है वो देखना जरूरी है। रिवर्सल लोअर लेवल से आया जरूर है। 4675 4700 का लेवल टूटने के बाद कन्विक्शन स्ट्रांग होगा 5000 प्लस के टारगेट के लिए। ओके, चलिए, ये है आपके लिए बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व पर आपके लिए राय। ओके, बाजार इस बीच फिर से 9300 की तरफ आने की कोशिश, थोड़ा नीचे आया है 9282। ओके, तो 9300 के ऊपर की क्लोजिंग मिलना थोड़ा सा मुश्किल दिख रहा है, क्योंकि आखिरी आधे घंटे में 9300 को नीचे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। लेकिन अच्छी बात है कि निफ्टी जो डिस्काउंट पर था, डिस्काउंट से प्रीमियम में आता हुआ दिख रहा है। तो अब लगभग 5-7 पॉइंट की प्रीमियम आपको निफ्टी में नजर आएगी, और निफ्टी बैंक भी अब आपको प्रीमियम में ट्रेड करता हुआ दिखेगा। एक और स्टॉक है जो वागले साहब का फेवरेट है, वो आज मजबूती के साथ बढ़ा है, वो है बालकृष्ण इंडस्ट्रीज। 4% मजबूत है 905 906 पर। वागले साहब रडार पे आया नहीं, या अब ट्रेड करने लायक नहीं रहा? अब इस लेवल पे लिया जाए या नहीं 905 पर बालकृष्ण? अनिल जी, मॉर्निंग में इसका जिक्र हुआ था, बट मुझे लगता है मैं बाय करूंगा अनिल जी जब ये 930 के पार निकलेगा, 921 922 के पार निकलेगा। अभी 906 में एक 10-12 रुपए के लिए मुझे इतना मोमेंटम नहीं दिखाई देता है, तो मैं इसको छोड़ दूंगा। तो ये है बालकृष्ण इंडस्ट्रीज पर। ओके जी 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 दीप जी। अनिल जी, बस कुछ ही मिनट बाकी है, तो हमने सोचा कि आपसे 3BC स्ट्रैटेजी ले लेंगे। तो सर, उससे पहले 2-3 खबरें हैं जिस पर बात कर लेते हैं। आज सुबह जैसे हम डिस्कस कर रहे थे सर कि आज कुछ देशों से जो अब संकेत आ रहे हैं पिछले 2-3 दिनों से कि लॉकडाउन खोलने वाले हैं, थोड़ी ढील देने वाले हैं कोरोना वायरस की रेस्ट्रिक्शन को लेकर। आज मोदी जी की भी स्टेट चीफ मिनिस्टर्स के साथ बात थी, तो कुशल ने एक पूरी रिसर्च करी है कि कौन से ऐसे देश हैं जो ढील प्लान कर रहे हैं, किस तरह का रेस्ट्रिक्शन हटाया जाएगा, उसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है। कुशल से बात कर लेते हैं। बताइए कुशल, आपकी रिसर्च क्या बता रही है? देखिए, आज सुबह जो हम लोग बात कर रहे थे उसी का एक्सटेंशन है, और यहाँ पर अगर आप देखें तो यूएस और यूरोप के कई जो देश हैं और कई जो स्टेट्स हैं वो पर्टिकुलरली जो है अपनी लॉकडाउन है उसको लिफ्ट करने की योजना बना रहे हैं। इनफैक्ट अगर आप अमेरिका में देखें तो कोलोराडो, मिसिसिपी, मिनेसोटा, मोंटाना और टेनेसी, ये 5 जो शहर हैं ये पर्टिकुलरली अपने लॉकडाउन को इस हफ्ते से हटाने की जो है वो ऑलरेडी प्लानिंग कर रहे हैं। इनफैक्ट यहाँ पे रेस्टोरेंट्स और सैलून्स वगैरह जो है वो खुलने के जो है वो अंदेशा लगाए जा रहे हैं। साथ ही अगर आप न्यूयॉर्क की बात करें तो जहाँ पे एक एपी सेंटर बना हुआ था यूएस में, वहां पर 15 मई से कंस्ट्रक्शन और साथ साथ जो भी प्रोडक्शन है वो एक्टिविटीज दोबारा से रिज्यूम होने की बात की जा रही है। इसके अलावा यूरोप में अगर आप देखें तो पर्टिकुलरली इटली, स्पेन और फ्रांस, ये 3 जो देश हैं यहाँ पर लॉकडाउन जो है कहीं ना कहीं वहां पर ढील देने की बातें हो रही हैं। और इटली में तो 4 मई से जो है लॉकडाउन में जो ढील दी जा सकती है उसमें उत्पादन और साथ ही कंस्ट्रक्शन पर कामकाज जो है वो दोबारा से शुरू हो सकता है। और रिटेल बिजनेस, जो रिटेल कारोबार है वो 18 मई से शुरुआत होने की बात हो रही है। साथ ही स्पेन अगर आप देखें तो यहाँ पर भी जो 2 मई से जो है पर्टिकुलरली एक तो बाहर आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, साथ ही आउटडोर वॉकिंग जो है
वो पॉसिबल हो पाएगी, उन्होंने स्पेन ने ये कहा है। और फ्रांस में कल के दिन में यहाँ पर एक एग्जिट स्ट्रैटेजी जो है वहां के प्रधानमंत्री घोषणा कर सकते हैं, और इससे ये चीज साबित हो रही है कि कहीं ना कहीं यूएस और यूरोप वाली जो भी एक्सपोजर वाली कंपनियां हैं, पर्टिकुलरली आईटी स्टॉक्स और कुछ ऑटो एंसिलरी कंपनीज अगर आप देखें वहां पे आज शानदार तेजी बनती हुई नजर आ रही है, जिसमें माइंडट्री, एचसीएल टेक जैसे शेयर जो है वो शामिल हैं। और ऑटो स्पेस में मदरसन, सुमी, भारत फोर्ज जैसे शेयरों में आज 5 से 10% तक का भी उछाल दिखा गया है। कुशल, अमेरिका में क्या क्या पहले खुलेंगे 15 मई के बाद? सलून, रेस्टोरेंट और क्या क्या है? अमेरिका में अनिल जी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज भी है, कुछ एक वो खुलने की बात है, और साथ ही जो भी प्रोडक्शंस है काफी कंपनियों के फैक्ट्रीज में वहां पे शुरुआत होने की बात चल रही है। अच्छा, ये बताइए, इंडिया में लॉकडाउन खुलेगा तो सबसे पहले काम आप क्या करेंगे? कहाँ जाएंगे? अनिल जी ऐसे तो बट पर्टिकुलरली सबसे पहले तो मैं सैलून ही जाना पसंद करूंगा, क्योंकि काफी टाइम हो गया है। अरे गजब कर रहे हो कुशल, सबसे पहले ऑफिस आना है। अब इस सिचुएशन में भी हम लिंक तो ले ही रहे ना घर से। हमारा पता चला थोड़े दिन लॉकडाउन लंबा चल गया, ये तो ऑफिस ही भूल जाएंगे ऐसा लग रहा है मुझे। ऐसा लग रहा है कि जो घर पे बैठे हैं, हाँ, ऐसा नहीं लग रहा आपको? नहीं नहीं, बिल्कुल अनिल जी, मतलब तैयार होके प्रॉपर बढ़िया तरीके से आएंगे। घर पे भी अपने आप को प्रेजेंटेबल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक बात है। अच्छा, कुणाल जी कुछ ऐड करना चाहते हैं? कुणाल जी बोलिए। अनिल, देखिए, मुझे अभी किसी ने बताया कि अमेरिका वगैरह में एक नई सर्विस शुरू हुई है जिसमें कि आप फेस टाइम या व्हाट्सएप के जरिए अपने बार्बर के साथ कनेक्ट कर सकते हैं अनिल जी, जो आपके बाल काटता है, और वो आपको वहां से इंस्ट्रक्शन देता रहेगा और आप यहाँ बाल काट पाएंगे। और यही सर्विस अनिल जी प्लम्बर्स, इलेक्ट्रिशियन, कई सारे लोग शुरू कर रहे हैं। तो आप व्हाट्सएप के जरिए उनको वीडियो चैट में उनके साथ जुड़ जाइए, आप वो करते रहेंगे, वो वहां से बताते रहेंगे कि करना क्या है। नहीं, ये तो बहुत बढ़िया आइडिया है। इसमें कोई ज्यादा रिस्क भी नहीं है। बाल काटने वाली प्रोसेस में ज्यादा क्या कान वान कट जाए या उंगली कट जाए, उतना ही होगा। लेकिन ये आप जो तरीका है ना कि वीडियो कॉल पर सीख कर आजमाने का, वो स्विमिंग में बिल्कुल ना करें कि ऐसे हाथ घुमाना, वैसे करना और इससे स्विमिंग सीख जाओगे। ये काम बिल्कुल मत करना, नहीं तो वो ज्यादा भारी पड़ जाएगा। तो देखिए, अगर सारी अक्ल है ना किताबें पढ़ के आ जानी होती ना कुणाल जी, राकेश जी, तो फिर आपकी जरूरत थोड़ी होती एक्सपर्ट्स की जो पढ़ा सकते हैं, टीचर्स की, गुरुओं की जरूरत थोड़ी होती है। अगर बुक से ही सब पढ़ लेते हैं तो प्रैक्टिकल सिखाना अपनी जगह है। बुक से आप नॉलेज ले सकते हो, लेकिन जो असली व्यवहारिक ज्ञान है वो तो गुरु से ही मिलता है, इसलिए आपकी जरूरत ज्यादा है। चलिए, तो अब एक चीज तो पक्की हो गई कि कुशल लॉकडाउन खुलते ही सीधे ऑफिस आएंगे। लेकिन हाँ, ऑफिस आने एक चीज और बता दूं, आज ये शो खत्म होने के बाद आपके लिए हमने एक खास आयोजन किया ताकि बाजार के स्ट्रेस भरे माहौल में थोड़ा आप हल्के फुल्के रहें। 3:45 पर हम फेसबुक लाइव के साथ जो जाने माने सिंगर हैं सुखविंदर सिंह, आप जानते हैं, चक दे इंडिया, जय हो, ये सारे गाने जो उन्होंने गाए हैं, उनके साथ हम बातचीत करेंगे, गपशप करेंगे, उनसे एक एंटरटेनमेंट का डोज लेंगे। तो सुखविंदर सिंह जुड़ेंगे हमारे साथ, लेकिन वो होंगे फेसबुक पर, चैनल पर नहीं, हमारे जी बिजनेस के फेसबुक पेज पर होंगे। तो मिस मत करिएगा, उनके साथ एक बहुत ही बढ़िया लाइवली एंटरटेनिंग सेशन होने वाला है। तो हमने ये कोशिश की कि इस वक्त जो लॉकडाउन चल रहा है उसमें जो लोग थोड़े तनाव में हैं, उनके तनाव को अलग अलग तरीके से हल्का किया जाए। कल आपने शनिवार को आपने मिका सिंह को सुना होगा और सेलिना जेटली को देखा होगा। इसी तरह से हम अलग अलग स्टार्स आपके लिए ला रहे हैं जो आपका मनोरंजन करेंगे। तो ये है आज के स्टार हमारे सुखविंदर सिंह। छोटा ऑप्शन बड़ी कमाई, ये है सुमित जी का कॉल, तैयारी बिगुल की। बताएं सुमित जी। अनिल जी, छोटा ऑप्शन बड़ी कमाई में जो स्टॉक रडार पे आया है वो स्टॉक है आरबीएल बैंक। आरबीएल बैंक अभी चल रहा है 116 रुपए स्पॉट में। आरबीएल बैंक का 120 का कॉल अभी चल रहा है 5 रुपए 6 रुपए के बीच में। मेरे को लगता है कि इसको ले लेना चाहिए। लास्ट 3 दिनों में आरबीएल बैंक में लोअर लेवल से
एक रिकवरी, एक पुलबैक के संकेत मिल रहे हैं। कल और परसों के जो हाई थे स्पॉट के अंदर वो ब्रेक हो रहे हैं और वॉल्यूम्स भी बहुत अच्छा खासा देखने को मिल रहा है। हो सकता है आरबीएल बैंक यहाँ से 10 से 15 रुपए की तेजी दिखा दे। 125 रुपए, 130 रुपए के टारगेट मेरे को लगता है आरबीएल बैंक में इसी हफ्ते में 2 दिनों में या 3 दिनों में शायद हमको पुलबैक में, बाउंस बैक में देखने को मिलेंगे। ऐसा होने पे आरबीएल बैंक का 120 का कॉल, ऊपर में 10 रुपए का पहला टारगेट होगा, 14 रुपए का दूसरा टारगेट होगा, 2.5 रुपए 3 रुपए के आसपास नीचे में स्टॉप लॉस लगाए, इसको बाय करे। 10 रुपए से लेकर 14 रुपए तक के टारगेट के लिए आरबीएल बैंक का 120 का कॉल। बिल्कुल, तो आरबीएल बैंक के 120 का कॉल, और आज बहुत सारे कॉल्स आए हैं जहां तक आरबीएल बैंक का सवाल है। हमने देखा सुबह सुदीप बंदोपाध्याय ने भी इसको रेकमेंड किया था, अभी थोड़ी देर पहले आशु जी की भी इसके स्ट्रैटेजी आई थी, और अब सुमित जी की तरफ से भी छोटा ऑप्शन बड़ी कमाई में आरबीएल बैंक, इस पर आप जरूर नजर रखिए। अनिल जी ने बंधन बैंक पर खरीदारी की राय दी थी 214 और 222 के टारगेट्स के लिए। पर आखिरी 5-7 मिनट बाकी हैं ट्रेड के लिए। अनिल जी से जान लेते हैं कि आखिरी सत्र के लिए स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। अनिल जी, जब हमने लास्ट स्ट्रैटेजी ली थी तो तब से अब तक ग्लोबल क्यूज और भी बल्कि बेहतर ही हो गए हैं। डाउ फ्यूचर्स अब 250 अंक से ज्यादा ऊपर हैं, यूरोप के बाजार भी मजबूती दिखा रहे हैं, तो ग्लोबल क्यूज पॉजिटिव हैं। भारतीय बाजार में हल्की सी सर मुनाफा वसूली देखी है उन स्तरों से, पर हम भी होल्ड ही कर रहे हैं। 9275 पर निफ्टी भी है सर। देखिए, फिलहाल तो ऐसा कोई रीजन नहीं है दीप की खरीद करना जाए, तो मेरा पॉइंट सिंपल है, आपको लेना है निफ्टी का 10,300 का एक कॉल ऑप्शन। सचिन जी बताएंगे, माफ कीजिएगा 9,300। हे भगवान, 10,300 आ जाए, जो बोला है वो सच हो जाए। कभी कभी ऐसा होता है, और आगे दिन में एक बार जो आप बोलते हो वही सच होता है, तो वो ये वही हाँ, ये वही लम्हा होना चाहिए। 10,300 का कॉल ऑप्शन लेने की सोचे हम, तो 9,300 का एक कॉल ऑप्शन आप ले सकते हैं और सामने 9,500 का एक कॉल ऑप्शन बेच सकते हैं। तो ये स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए 9,300 का लेकर 9,500 का बेचने की। जरा सचिन जी मदद कीजिए, 9,300 का कितने में मिल रहा है? सचिन जी या सुमित जी, दोनों में से कोई भी जो पहले देख लें। 9,300 का कॉल ऑप्शन खरीदना है, 9,500 का बेचना है, क्या क्या कॉस्ट में होगा वो जरा बता दें। मैं कोशिश करता हूँ अगर मैं निकाल पाऊँ जी। 119 रुपए 9,300। हाँ, अरे 2 मिनट मार्केट बंद हो जाएगा। 9,300 का कितने में मिल रहा है? 119 रुपए। 120 कर लेते हैं, ठीक है सर। और 9,500 का 9,500 का 42 रुपए। ना, अरे नहीं, 42 रुपए या 40 रुपए, यानी कि लगभग 80 रुपए की आपकी कॉस्ट हो गई। यहाँ 40 रुपए का स्टॉप लॉस लगा लीजिए, और 9,500 तक अगर ये पहुंचा तो आपके इसका दाम कम से कम नहीं तो भी समझिए 200 के आसपास हो जाएगा। तो आपकी 40 रुपए की रिस्क है, और लगभग 80 रुपए का आपको 80 से 120 रुपए का गेन होगा। ये आपके लिए स्ट्रेटेजी होगी। हमारे लिए भाई साहब एक ही ठीक है, एक बेचते ही ठीक है। 2 आप बहुत एग्रेसिव है तो आप 2 बेचें, हमारे एक लेना एक बेचना बराबर, ताकि मार्जिन भी कम लगे, ठीक है ना। तो ये स्ट्रेटेजी दीप आप लेकर चल सकते हैं। जहां तक बैंक निफ्टी का सवाल है, बैंक निफ्टी में भी मेरे ख्याल से कॉल ऑप्शन के जरिए आप खरीदारी कर सकते हैं। 20,000 के ऊपर की क्लोजिंग मिल रही है, 20,000 का कॉल ऑप्शन ले सकते हैं बैंक निफ्टी में। और सुमित जी यहाँ पर भी मदद कर लें, 20,000 का कॉल ऑप्शन बाय है, और आप 20,700-800 के कॉल ऑप्शन, आई डोंट नो लिक्विड है कि नहीं है, अगर 20,700 का कॉल ऑप्शन बिकवा सके तो बहुत ही बढ़िया हो जाएगा। 180 रुपए 20,700 का है। ओके, और 20,000 का कितने में मिल रहा है? 470। तो यहां पर हम 2 बेच सकते हैं, तो यहां पे 360 रुपए आ जाएंगे आपके। 110 रुपए में ये स्ट्रेटेजी बन जाएगी। बैंक निफ्टी के 2 कॉल ऑप्शन बेच दीजिए 20,700 के, और बैंक निफ्टी का एक कॉल ऑप्शन ले लीजिए 470 रुपए में। 360 यहां से आ जाएगा, 470 यानी 110 रुपए में आपके लिए स्ट्रेटेजी तैयार हो जाएगी। और 20,500 से 20,700 की रेंज में बैंक निफ्टी आता है, वहां पर आपको प्रॉफिट बुक कर लेना है। ये स्ट्रेटेजी हो सकती है निफ्टी और बैंक निफ्टी पर। जी दीप, ठीक है ये? बिल्कुल अनिल जी, तो एक अग्रेसिव कॉल जहां तक बैंक निफ्टी का सवाल है, और कॉन्फिडेंस आ रहा है कि बैंक निफ्टी दोनों यहां से ऊपर जाने चाहिए जिस तरह से आज का सत्र रहा है।
और पॉजिटिव मूवमेंट भी रहा है। तो ठीक है, ये है बाजार पर स्ट्रैटेजी अनिल जी की तरफ से, और सपोर्ट आ रहा है सचिन जी और सुमित जी की तरफ से। आखिरी 1.5 मिनट बाकी है, बस एक बार देख लेते हैं कि बाजार का हाल आज कैसा रहा है। अच्छी शुरुआत रही और उसके बाद बाजार ऊपर ही रहे। आखिरी आधे 1 घंटे में हल्की सी मुनाफा वसूली जरूर देखने को मिली, पर ऐसी कोई तेज गिरावट वाली बात नहीं रही। बैंक्स और फाइनेंशियल्स से आज बहुत ही शानदार पार्टिसिपेशन रहा। लगभग सारे एनबीएफसीज ने आज पार्टिसिपेट किया और बैंक्स का भी अच्छा मूव रहा। इंडसइंड बैंक अभी जस्ट नतीजे आने वाले, उससे पहले एक अच्छा स्पाइक आया है 6.5%, पर आज के विनर रहे हैं बजाज फिनसर्व, 6.5% की तेजी के साथ क्लोज कर रहे हैं। और बजाज फाइनेंस पर भी नजर डालें तो निचले स्तरों से लगभग 7% की तेजी इस स्टॉक में भी आज आई है। एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक भी आज जबरदस्त एक्शन में रहे, और साथ ही जो एफएमसीजी स्टॉक्स हैं यहां पर भी अच्छा एक्शन देखने को मिला। और क्लोजिंग के बाद अनिल जी से इस ट्रेंड के बारे में एक सवाल जरूर पूछेंगे हम, बस 1 मिनट में उनसे इस बात करेंगे। एग्रो केमिकल्स में अच्छा मूवमेंट रहा, यूपीएल सबसे आगे था। इसके अलावा जी एंटरटेनमेंट देखिए 3.5% वहां तेजी रही। बजाज ऑटो, हीरो मोटोकॉर्प, भसीन साहब की पिक, एक बार अच्छा प्रदर्शन यहां पर रहा। और सिप्ला में भी अच्छा मूवमेंट आया, हालांकि 620 पर थोड़ी मुनाफा वसूली हुई। बस 6 निफ्टी स्टॉक्स हैं जो नेगेटिव में क्लोज हो रहे हैं। एचडीएफसी बैंक ने उतना आज पार्टिसिपेट नहीं किया। डॉक्टर रेड्डीज, एनटीपीसी, एमएनएम, भारती एयरटेल और आईओसी थोड़ा दबाव में आज जरूर रहे। वायदा कारोबार की बात करें तो एक बार फिर से एनबीएफसी थी जिनका शानदार प्रदर्शन रहा, पर सबसे अच्छा प्रदर्शन था 2 अर्निंग्स रिएक्शन का, माइंडट्री और आईसीआईसीआई प्रू। 15% माइंडट्री, 12% आईसीआईसीआई प्रू। इसके अलावा आरबीएल बैंक पर अच्छी खरीदारी देखने को मिली, अपर सर्किट लगाया वायदा कारोबार में 10% का भी अच्छा प्रदर्शन रहा। टाटा कंज्यूमर, यहां पर भी मूवमेंट अच्छा रहा। बाटा, जस्ट डायल, अपोलो हॉस्पिटल्स, कोलगेट, फेडरल बैंक, हिंडाल्को, टाटा केमिकल्स और इंडिया बुल्स हाउसिंग कुछ और ऐसे स्टॉक्स रहे जहां पर अच्छा मूवमेंट देखने को मिला। अनिल जी, एक सवाल यहां पर था, यूजुअली हम देखते हैं कि या तो वो सेक्टर्स मूव करते हैं जो थोड़े डिफेंसिव्स हैं, फार्मा, एफएमसीजी, कभी कभी आईटी, या फिर वैसे देखते हैं जैसे तो थोड़े हाई रिस्क हैं जैसे कि एनबीएफसीज, चुनिंदा बैंक्स। पर आज ऐसा सेशन रहा जहां पर सर एचयूएल भी मूव करा, कोलगेट ने भी मूवमेंट दिया, माइंडट्री ने भी मूवमेंट दिया, मदरसन ने भी मूवमेंट दिया, और आरबीएल बैंक और जैसे आप रेकमेंड कर रहे थे बंधन बैंक। तो रिस्की स्टॉक्स भी चले और जो थोड़े इस बाजार में सेफ या अच्छे बेट्स माने जा रहे थे वो भी चले। इस ट्रेंड को कैसे समझाएंगे सर? जी बिल्कुल, थोड़ी सी रैली ब्रॉड बेस्ड होती हुई दिख रही है और सारा पार्टिसिपेशन आता हुआ दिख रहा है। अब आप इसको 2 तरीके से कह सकते हैं कि जनरली आमतौर पर इस तरह के स्टॉक्स जो सबसे ज्यादा पिटे हैं वो चलने शुरू करें तो थोड़ा सा आपको तनाव होता है, लेकिन आज फंडामेंटल रीजंस भी थे, खबरें भी थी, तो मुझे लगता है कि एनबीएफसी को लेकर, म्यूचुअल फंड्स को लेकर, फाइनेंशियल सर्विसेज को लेकर सरकार थोड़ी सी चिंतित हो रही है उनकी लिक्विडिटी को लेकर, तो उस लिहाज से थोड़े से चले। कुल मिलाकर कुछ भी हो, देखिए एक चीज क्लियर कट है दीप, और वो ये कि सेकंड बेस्ट क्लोजिंग मिली है आपको 9313 के बाद 9289, ये है क्लोजिंग जो मेरे ख्याल से जब से हमने करेक्शन 7500 से ऊपर की तरफ का वापस हमने जो तेजी देखी है उसमें सेकंड बेस्ट क्लोजिंग है, तो कहीं किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मेरे ख्याल से एक बेहतरीन क्लोजिंग होती हुई दिखी है। आइए हमारे सभी एक्सपर्ट से विदा लेने का वक्त है, उससे पहले मैं आप सभी एक्सपर्ट्स को बता दूं, आपसे ठीक 10 मिनट बाद जुड़िएगा हमारे साथ 3:45 पर। हम जाने माने सिंगर सुखविंदर सिंह के साथ हम अभी करने वाले हैं एक बहुत ही एंटरटेनिंग शो, जहां पर सुखविंदर सिंह से हम बातचीत करेंगे, उनके कुछ गाने सुनेंगे और किस तरह से उनकी यात्रा रही, प्लस लॉकडाउन पीरियड में वो क्या कर रहे हैं, किस तरह से इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, सब कुछ, मार्केट, मूवीज, मस्ती, सॉन्ग, सब कुछ पे सब चीजों पर बातचीत होगी। तो बस, लेकिन ये आपको लॉग इन करना है फेसबुक पेज पर, न कि टीवी स्क्रीन पर। ये फेसबुक पेज पर होगा, तो आप जी बिजनेस के फेसबुक पेज पर आ जाइए। बस 3:45 पर हम करने जा रहे हैं। आप सभी महानुभावों का बहुत बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए और हमें आप बताने के लिए। आइए इस बीच शाम को 6 बजे आज कच्चे तेल में जो कोरोना के खिलाफ जो लड़ाई हो रही है उस पर हमारा खास शो रहेगा, और हम इस शो में ये बताएंगे कि एक तरफ जान की रिस्क है, दूसरी तरफ रोजगार की, क्योंकि अगर आप काम न करें तो कमाई ना हो, और काम करने की सोचे तो आपकी जान खतरे में है। इसी पर हमारा खास शो है आज शाम 6 बजे, जान वर्सेस रोजगार। ये है चुनाव कठिन, तो इस पर होगा हमारा खास शो। चलिए मुझे और दीप को दीजिए इजाजत।